हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11th और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, बिकॉज अनाटमी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट। लेकिन इस सेशन में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस चैप्टर के बाद क्या करेंगे, तो हर बार की तरह हम इस चैप्टर के पहले कीवर्ड समझेंगे, उसके बाद इसका क्विक रिवीजन कंप्लीट करेंगे और फिर करेंगे हम इस चैप्टर के लिए ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन दे देती हूं और वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, अदर सिलेबस की जो बुक्स हैं, सब्जेक्ट वाइज जो बुक्स हैं, फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं, उनका कंटेंट एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एनटीएससी और ओलंपियाड के लिए कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स के वीडियोस पढ़ने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस सबमिट नहीं करनी है। आप अपने सिलेबस की पढ़ाई बहुत अच्छे से क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ कर सकते हैं यहां पर। इसी बात के साथ हम आज का अपना सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के फर्स्ट पार्ट जो है इसके रिविजन का, उसमें हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम हर चैप्टर के लिए करते हैं कुछ कीवर्ड्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। कीवर्ड्स को जरूरी क्यों है, इन कीवर्ड्स को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यही वर्ड्स आगे जाके पूरे चैप्टर में यूज होंगे। तो हमें कुछ बेसिक चीजें इस चैप्टर के लिए पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कीवर्ड जो है मेरिस्टम। सबसे पहला वर्ड यहां पर है मेरिस्टम। मेरिस्टम का मतलब होता है कि वो सेल्स जो हमेशा डिवाइड करते रहें, जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक ही ये है कि वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो नए सेल्स को हमेशा जन्म देते हैं। सो दीज आर द रीजन्स इन प्लांट वेयर सेल्स आर परपेचुअली यंग एंड आर एंडोड विद द पावर ऑफ डिवीजन। तो जहां पे सेल्स हमेशा डिवाइड कर रहे हैं उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, सिर्फ ग्रोथ दिखाने वाले, ग्रोथ वाले सेल्स होंगे जो नए सेल्स बनाते रहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये एक ऐसा रीजन है जहां पर नए सेल्स बन रहे हैं तो यंग सेल्स प्रेजेंट होंगे और ऐसे सेल्स होंगे जिनके पास विच आर ब्लेस्ड विद द पावर ऑफ सेल डिवीजन, जो हमेशा सेल डिवीजन कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात इन सेल्स के बारे में यह है कि जो भी सेल, कहीं पर भी आपको कोई सेल अगर ऐसा मिलता है जिसके पास कैपेबिलिटी है, जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो डिवाइड कर सकता है और नए सेल्स बना सकता है, तो यूजुअली वो जो सेल होता है वो कैसा होता है, सिंपल स्मॉल सेल होता है, क्योंकि उसको डिवाइड करके नए सेल्स बनाने होते हैं। बस इतना याद रखना, आगे के कंसेप्ट हम इस चीज के बारे में समझेंगे डिटेल में। नेक्स्ट कीवर्ड है ट्राइकोम। ट्राइकोम जो होता है वो आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं आसपास में देखा होगा और नहीं देखा है तो देखने की जरूरत है। थोड़ा घर से बाहर निकलिए, प्लांट्स के पास जहां पर प्रॉपर ग्रीनरी हो वहां जाइए, तो आपको कुछ प्लांट्स डेफिनेटली ऐसे मिलेंगे जिनके पास, जिनकी स्टेम में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको कोई प्लांट का पार्ट ऐसा मिल जाए जिसमें छोटे छोटे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, तो वो कहलाते हैं ट्राइकोम, जो कि प्रेजेंट होते हैं अपर लेयर ऑफ प्लांट में। जो अपर लेयर, जो एपिडर्मिस वाली लेयर होती है प्लांट की, उसी में प्रेजेंट होते हैं। सी, ट्राइकोम्स आर द एपिडर्मल हेयर्स ऑन द शूट सिस्टम या फिर स्टेम। एपिडर्मल हेयर कहां पे प्रेजेंट, स्टेम के ऊपर प्रेजेंट एपिडर्मल हेयर। नेक्स्ट है कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है, ये कई बच्चे नहीं समझ पाते, कभी नहीं समझ पाते, चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं तो भी नहीं समझ पाते। आप बस इतना सिंपल, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके ये समझा रही हूं, ये सिंपल तरीका याद रखना कि हम जानते हैं, हम शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने 8th क्लास में पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा, टिश्यू पढ़ा, सेल पढ़ा, प्लांट के सेल पढ़े, प्लांट के टिश्यू पढ़े, एनिमल के लिए भी पढ़ा। और जब हमने ये टिश्यूज पढ़े तो हमने पढ़ा था वैस्कुलर टिश्यू होता है, पढ़ा था। तो वैस्कुलर टिश्यू मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू मतलब क्या होता है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट ऐसे टिश्यू जो कुछ कंडक्शन का काम कर रहे हो। क्या कंडक्ट करेंगे, वाटर, मिनरल, फूड, ये तीन चीज कंडक्ट करते हैं वैस्कुलर टिश्यू और होते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये बात हम सबको पता है, ठीक। तो जब भी वाटर का ट्रांसपोर्ट होना होता है या मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होना होता है तो कहां से होता है, रूट जो है
जो जमीन के अंदर है, सॉइल के अंदर, सॉइल में से रूट क्या करती है, वाटर को अब्सॉर्ब करती है, मिनरल्स को अब्सॉर्ब करती है और फिर उनको ऊपर भेजती है स्टेम में, स्टेम से लीफ में और फिर लाइक दैट हर पार्ट में चला जाता है वाटर और मिनरल प्लांट के, राइट। लेकिन जब ये कंडक्शन होता है तो कभी कभी सपोजिंगली ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो कभी कभी इन सेल्स के पास ऐसे बीच में चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये चैनल्स क्या करते हैं, ये चैनल्स ज्यादा अच्छा ट्रांसपोर्ट करवाते हैं मिनरल्स का और वही कहलाते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। देखिए, इट इज अ बैंड ऑफ थिकनिंग मेड ऑफ लिग्निन एंड सुबरिन। एक बैंड है, जैसे अगर मैं इसके ऊपर एक रबर बैंड लगा दूं वैसा समझ लीजिए, ठीक है। एक बैंड है जो किसका बना है, लिग्निन और सुबरिन। तो ये लिग्निन और सुबरिन क्या है, दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो आप अभी अपन पढ़ेंगे सेल वॉल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑन द टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट। रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल रूट, बेसिकली रूट में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ये वहां प्रेजेंट होंगे जहां कंडक्शन होगा वाटर और मिनरल का, और मैंने ये भी बताया कि वाटर और मिनरल कहां से आएगा, सॉइल से आएगा। तो अगर ऐसा कोई बैंड प्रेजेंट है एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट में, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट का क्या मतलब है, रूट के बाहर की, क्योंकि जो आउटर लेयर होती है ना उसे हम स्किन वाली लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तो बाहर की लेयर में जो सेल्स प्रेजेंट है वो एपिडर्मल सेल्स, कहां पर, रूट में, और वहां पर जो बैंड प्रेजेंट है वही बैंड है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक। जो क्या काम करेगी, जो काम करेगी किस चीज में, कंडक्शन में मदद करेगी वाटर और मिनरल के। दैट्स इट। नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है मीजोफिल। मीजोफिल आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपके लिए ये नया नहीं है, और मैं बताती हूं आपने कहां पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था जब हमने क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस नाम का चैप्टर पढ़ा था, तो वहां हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस नाम से 10th क्लास के एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी था। उस डायग्राम में हमने क्या देखा था कि जो लीफ होती है उस लीफ में एक अपर लेयर होती है सेल्स की, है ना, और वो अपर लेयर की सेल्स क्या कहलाती है, अपर एपिडर्मिस। उसके बाद उस लेयर के बाद यहां पर और एक लेयर होती है सेल्स की, ठीक, और यहां पर बीच में एक और लेयर होती है सेल्स की, फिर लोअर एपिडर्मिस और फिर लोअर लेयर ऑफ सेल। तो ये जो बीच में आप राउंड शेप देख रहे हो सेल का, यहां पर क्लोरोफिल को ट्रैप करने के लिए सेल्स होते हैं, और उन सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है कुछ एयर स्पेस, जिसकी वजह से हम इसे स्पॉन्जी लेयर बोलते थे। याद आ गया, हम इसे स्पॉन्जी लेयर बोलते थे। तो यहां पर जो सेल्स प्रेजेंट है वही कहलाते हैं मीजोफिल सेल्स, ठीक है। जो ये बीच में सेल्स प्रेजेंट थे यही कहलाते हैं मीजोफिल सेल्स। So these are the ground tissue in leaf is called mesophil। तो बेसिकली जो लीफ के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है, वो मीजोफिल सेल प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मीजोफिल जो है वो ग्राउंड बना लेता है सेल्स का। कहां पर, लीफ में। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीफ में ही तो फोटोसिंथेसिस होती थी, क्लियर, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज बार्क। बार्क क्या होता है प्लांट में, ट्री में। तो बार्क जो है, आपने सबने बहुत बड़े बड़े मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, बहुत बड़े बड़े ट्रीज देखे होंगे जो 100 साल 150 साल पुराने होंगे, इतने बड़े ट्रीज भी देखे होंगे। और आपने उनकी ट्रंक देखी, ये बड़ी ट्रंक होती है। तो वो जो ट्रंक है उसमें बाहर का वो जो वुडी पोर्शन आपको दिखता है उसी की बात है। द टर्म बार्क रेफर्स टू ऑल द टिश्यूज एक्सटीरियर टू द कैम्बियल रिंग, एक्सटीरियर टू दी कैम्बियल रिंग। तो फिर मैम कैम्बियल रिंग क्या होती है, कैम्बियल रिंग होती है जब आप, जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ को बीच में से कट करोगे और जब सामने से देखोगे, जैसे अगर ये पेड़ की ट्रंक है, उस ट्री की ट्रंक है, मैंने इसको बीच में से ऐसे कट किया, तो अब जब मैं देखूंगी तो मुझे कौन सा पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन। तो ये कैसा दिखेगा, आपने देखा होगा उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के ऐसे ऐसे हमें सर्कल्स दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं ना, उसी को बोला गया है कैम्बियल रिंग। तो ये जो कैम्बियल रिंग है, इसके बाहर का ये जो बार्क वाला पोर्शन है ना, बस यही तो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, क्लियर, ओके। नाउ व्हाट इज लेंटिसेल। लेंटिसेल भी आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, जब एसेंट ऑफ सैप नाम से एक कंसेप्ट पढ़ा था। जिनको याद आ गया है वेल एंड गुड, नहीं आया है तो मैं बताती हूँ। प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है,
रेस्पिरेशन मतलब प्लांट में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना? तो लीफ में से होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, राइट? याद आ गया कि बीन शेप्ड सेल्स स्टोमेटा। सो वहां से भी गैसेस एक्सचेंज होता है, रूट में से भी थोड़ा बहुत गैसेस एक्सचेंज होता है, और कहां से होता है? और होता है कुछ स्टेम्स में, आपने देखा होगा कभी कभी स्टेम में ऐसे बीच बीच में व्हाइट कलर के होल्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पोर्स है ना, ये कुछ नहीं है, ये है लेंटिसेल, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो दे आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग फाउंड इन द पेरिडर्म। पेरिडर्म मतलब, पेरी मतलब बाहर और डर्म मतलब कवरिंग, तो पेरिडर्म की जो कवरिंग होती है उसमें जो छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो कहलाता है लेंटिसिल। ठीक है, next is annual ring. The wood produced during one growth period is called annual ring. It consists of early wood and late wood. अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं इसको बीच में से कट करूं, है ना, ये जो बार्क है, ये जो पेड़ है, इसको मैं बीच में से इसकी ट्रंक को कट करूं यहां से, ठीक है, और कट करके मैं ये वाला पोर्शन देखूं तो मुझे कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखते हैं, इस तरीके का पैटर्न दिखता है, टेक्सचर दिखता है। ये जो टेक्सचर, जो रिंग्स आपको दिख रही हैं, वही है एनुअल रिंग। एनुअल इसलिए बोला गया है क्योंकि एक रिंग एक पर्टिकुलर सीजन में फॉर्म हो जाती है। जैसे गर्मी के समय में, गर्मी का सीजन चल रहा है, एक रिंग फॉर्म हुई थी उस दौरान, उस पूरे टाइम में। फिर जब विंटर आए तो अर्ली विंटर, लेट विंटर में दो अलग अलग रिंग्स फॉर्म हो गई। तो इसमें क्या होता है, एनुअल के हिसाब से, मतलब कि सीजन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक रिंग बनती है। और वो रिंग कैसे बनती है मैम? कोई आके लगा गया? नहीं, कोई नहीं लगा गया। वहां पर क्या होता है कि देखो, जब ये वाली रिंग बनी होगी तो यहां पर सेल्स थे, ठीक है, सेल्स थे। अब ये सेल्स ने अपनी एक रिंग बना ली, पर सेल डिवीजन तो हमेशा चल रहा है, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि प्लांट के पास ऐसे भी टिश्यू हैं जो हमेशा डिवाइड कर रहे हैं और ऐसे भी टिश्यू हैं जो डिवाइड करना बंद कर चुके हैं। तो जिसने डिवाइड करना बंद कर दिया वो वहीं रह गया, नए सेल्स अलग से आ गए। फिर जिसने डिवाइड करना बंद कर दिया वो वहीं रह गया, नए सेल की लेयर आ गई। तो हर बार एक नई रिंग बनती जाती है, क्योंकि नए सेल अपना डिवाइड करते जाते हैं, पुराने सेल जो हैं वो वहीं छूटते जाते हैं। तो हर बार एक रिंग फॉर्म होती रहती है और वही कहलाती है एनुअल रिंग। वुड प्रोड्यूस ड्यूरिंग वन ग्रोथ पीरियड, एक ग्रोथ पीरियड, एक सीजन के ग्रोथ पीरियड में अगर रिंग बन गई तो वो एक ग्रोथ पीरियड की रिंग कहलाई। और ऐसे जब बहुत सारी रिंग्स बन जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं एनुअल रिंग। क्लियर? So that is all about these keywords. अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ना और करेंगे इस चैप्टर का क्विक रिवीजन। तो आइए, लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं टिश्यूज की, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हमने 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। टिश्यू कैसे बनते थे? जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते थे। कैसे ग्रुप ऑफ सेल? जिनका फंक्शन और जिनका ओरिजिन एक जैसा हो, ठीक। लेकिन हम किसके लिए टिश्यू पढ़ने वाले? एनाटॉमी पढ़ने के लिए। किसकी एनाटॉमी? फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता था? एक्सटर्नल कैरेक्टर, बाहर से देखने में आपको आईज से जो भी कैरेक्टर मिल जाए वो मॉर्फोलॉजी में आता है। हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में एनाटॉमी की, ठीक है। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। और ये किसी में भी कर सकते हो आप। एनिमल की भी एनाटॉमी पढ़नी होती है। अभी जब आपने बायोलॉजी लिया है, जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो सबसे पहले साल आपको इस एनाटॉमी का पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा। पूरा एक सब्जेक्ट होगा, पूरा एक उस सब्जेक्ट का प्रॉपर एग्जाम होगा। वो जो है वो क्या है? वो एनाटॉमी। एनाटॉमी में आप क्या पढ़ोगे? डेफिनेटली आप ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी पढ़ोगे, या जो भी फील्ड आप चूज करोगे उसके हिसाब से पढ़ोगे, लेकिन एनाटॉमी तो पढ़नी है।
एनाटॉमी में हम पढ़ते कैसे, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कोई दूसरा एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो या कोई प्लांट हो, उसको हम कट करते हैं। बॉडी को कट करने के बाद ओपन करते हैं, कट ओपन करके, और उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, कैसे कैसे सेल्स प्रेजेंट हैं, वो क्या क्या फंक्शन करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, इन सारे डिटेल्स में जब हम जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एनाटॉमी। अब एनाटॉमी हमें पढ़नी है किसकी? फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी, यानी कि हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स की। ठीक, फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी यानी कि हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म जितने भी हैं उनकी, और उसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें उनके टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनमें प्रेजेंट टिश्यूज की। तो ये टिश्यूज एक्चुअली में होते क्या है? What are these? 1 minute. What are these tissues? ये टिश्यूज क्या होते हैं? 9th क्लास में हमने टिश्यूज का पूरा चैप्टर पढ़ा था। टिश्यूज इज मेड अप फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सेल। इट इज मेड अप फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सेल। ये बेसिकली ग्रुप है सेल का, ठीक, which have common origin and function, which have group of cells which have common origin and function। मतलब क्या हो गया कि वो जगह जहां से ये जो टिश्यू बनने वाला है, ये टिश्यू बनाने के लिए सारे सेल्स एक ही जगह से, एक ही टाइप के सेल्स से बनकर आए थे, और वो फंक्शन भी एक जैसा ही करने वाले हैं। जैसे अगर हम जाइलम के या फ्लोएम के टिश्यू की बात करें, जो हम इस चैप्टर में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो जाइलम जो होता है वो क्या करता है? वाटर और मिनरल कैरी करता है, तो उसका हर सेल उसी कंडक्शन में काम करेगा। और अगर हम फ्लोएम की बात करें, वो फूड कैरी करता है, तो फ्लोएम का हर सेल फूड के कंडक्शन में काम करेगा। लीफ की बात करें, अगर वो फोटोसिंथेसिस करती है लीफ, तो लीफ का हर एक सेल उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सपोर्ट करेगा। तो जब ऐसा कुछ होता है जहां पर एक ही जगह से जन्मे हुए सेल्स एक ही जैसा काम करते हो, तो ये सारे सेल्स एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं और बना लेते हैं ग्रुप, और क्या लाते हैं? क्या? टिश्यूज। सो टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव कॉमन फंक्शन एंड ओरिजिन। इतना समझ में आया? यहां हम किस चीज की बात करेंगे? यहां पर हम दो टिश्यूज की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी 2 मेजर काइंड्स ऑफ टिश्यू। 2 मेजर काइंड्स ऑफ टिश्यू। और ये टिश्यू कौन कौन से हैं? ये मेजर काइंड्स कौन कौन से हैं? देखिए, एक है हमारा कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, पहले हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और फिर हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू की। अब आप मुझसे बोल सकते हो कि मैम हमारी बुक में तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के अलावा भी बहुत सारे टिश्यूज दिए हुए हैं। तो हाँ, बिल्कुल दिए हुए हैं, एनसीईआरटी ने बहुत सारे टिश्यूज को एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो सारे के सारे टिश्यूज ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में ड्रॉप होते हैं, और वो 2 कैटेगरीज हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। पूरी कहानी इस चैप्टर में बस इन दोनों को लेकर ही है। ठीक है, हमें इन्हीं दोनों को लेके पूरी कहानी पढ़नी है। तो लेट्स सी, हम एक बार देखते हैं कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है, ये क्या होता है। ठीक है, तो हम एक जगह ले लेते हैं, एक जगह हम ले लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और दूसरी जगह हम ले लेते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। क्या अंतर होता है इन दोनों टिश्यूज में? इससे पहले भी हम परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को पढ़ चुके हैं। बताओ क्या अंतर होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू? और मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया कि हमने ये कहां पढ़ा है। कहां पढ़ा है हमने ये? जल्दी से बताओ कहां पढ़ा है? वही 9th क्लास में ही तो पढ़ा था, है ना, टिश्यू चैप्टर में ही पढ़ा था। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते हैं।
ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, जब भी ये डिवाइड करते हैं तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है और सेकेंडरी जो होता है वो दोनों इसी से बनते हैं। इस बात को तो आज पहली लाइन में समझ लेना, ठीक। उसके बाद परमानेंट टिश्यू में और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सबसे बड़ा डिफरेंस इसी बात का होता है कि यहाँ के सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं बताती हूँ। पहले अपन बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो इसके पास, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास जो भी सेल्स हैं वो कैसे हैं? इट इज कंप्राइज्ड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसे सेल्स रहते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, इन डिवीजन वाले सेल्स में, क्योंकि इन सेल्स को हमेशा डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने से क्या मतलब है? डिवाइड करने से मतलब है कि एक सेल फिर दो नए सेल बनाएगी, फिर एक सेल दो नए सेल बनाएगी, फिर एक सेल दो नए सेल बनाएगी, मतलब इसे कुछ नए सेल्स बनाने होते हैं। और क्योंकि इसे नए सेल्स बनाने होते हैं तो सेल्स बनाने के लिए कौन से दो पार्ट ज्यादा जरूरी होते हैं सेल में? एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। और इसी रीजन की वजह से इन सेल्स के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म जो एक्चुअली में द रूम ऑफ सेल है, जहां पर बाकी सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जहां पर वो प्रोवाइड क्या करेगा? साइटोप्लाज्म क्या प्रोवाइड करेगा? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कराएगा, है ना। तो एक चीज। दूसरी चीज, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस क्यों है? क्योंकि बेसिक काम तो न्यूक्लियस का ही है। और जब न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो गया, काम डिवीजन का चल रहा है, तो फूड का क्या होगा? फूड को स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, फूड आता जाता रहेगा। तो यहां पर फूड स्टोर नहीं होता है, ठीक है। नो फूड स्टोरेज, कोई फूड स्टोर नहीं होता, एक चीज, ठीक है। और अगर फूड स्टोर नहीं हो रहा तो प्लांट सेल में एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होता है वैक्यूल का, है ना। जो आपने पढ़ा था कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो 50 to 90% ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, फूड वगैरह स्टोर करके रखते हैं। तो बेसिकली जो प्लांट सेल है उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि बहुत बड़ा सा एक वैक्यूल होगा, लेकिन यहां वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वैक्यूल क्या है? एब्सेंट है। वैक्यूल इज एब्सेंट। वैक्यूल की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फूड स्टोर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसे डिवाइड करके नया सेल बनाना है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है? तो इसकी जो वॉल्स होती हैं, सेल वॉल्स, वो कैसी होती हैं? वो थिन होती हैं, पतली सेल वॉल होती हैं। और सेल साइज में भी छोटा होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल होता है वो साइज में छोटा होता है, क्योंकि उसे कोई प्रॉपर काम तो करना नहीं है, सिर्फ डिवीजन का काम करना है और नए सेल बनाते जाना है। अपनी जगह पे बैठ के बस नया सेल बना रहा है, तो छोटा सा सेल है। और सेल वॉल जो है वो भी कैसी है? बहुत थिन है। इसके बाद इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होती है। इंटरसेल्यूलर स्पेस इज एब्सेंट। इंटरसेल्यूलर स्पेस है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे जो काम है, ये सारे फीचर्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है ये, दीज आर द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक हो गई बात? समझ में आ गई? ओके। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो जो यहां पर है उसका बिल्कुल अलग फीचर परमानेंट टिश्यू में देखने को मिलता है, यानी कि परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दे डू नॉट डिवाइड, ठीक है। दे डू नॉट डिवाइड। अगर ये डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं तो ये काम क्या कर रहे हैं? ये करते हैं कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन। ये करते हैं कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन कोई भी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आया, ठीक, उस टिश्यू ने सेल्स बनाए, ठीक। तो जब भी सेल्स बनाए तो इसने क्या किया?
एक बनाया मेरिस्टेमेटिक वाला सेल और दूसरे सेल को काम करने भेज दिया। तो जब ये दूसरा सेल काम करने जाएगा तो हो सकता है कि ये पेरेन्काइमा बन जाए, हो सकता है कि ये कोलेनकाइमा बन जाए, हो सकता है ये स्क्लेरेन्काइमा बन जाए, हो सकता था कि ये जाइलम के पास चले जाए, ये फ्लोएम के पास चले जाए। यानी बेसिकली ये जो परमानेंट टिश्यू के सेल्स होते हैं वो एक जगह जाके परमानेंटली रहने लगते हैं और वहां परमानेंटली एक ही जैसा काम करते हैं। कंडक्शन का काम करना है, कंडक्शन का ही काम करना है, फोटोसिंथेसिस का काम करना है, फोटोसिंथेसिस का ही काम करना है। ठीक, तो ये जो प्रॉपर्टी है कि वो एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, इसके बाद इन सेल्स के पास मेम्ब्रेन जो सेल वॉल होती है, ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो दोनों तरह की हो सकती है, थिक सेल वॉल भी हो सकती है और थिन सेल वॉल भी हो सकती है। यूजुअली थिक सेल वॉल होती है, पर मैंने थिन क्यों लिखा है, क्योंकि आप फिर बाद में जाके बोलोगे मैम ये वाला परमानेंट टिश्यू तो ऐसा था जिसमें थिन सेल वॉल है। ठीक है, तो देयर इज अ ट्रांजिशन, ये दोनों चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन थिक सेल वॉल क्यों होती है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब भी सेल परमानेंट बन जाता है, परमानेंट मतलब अब उसको कहीं डिवाइड नहीं होना है, सिर्फ अपना काम करना है, तो जब भी सेल परमानेंट बन जाता है तो उस परमानेंट सेल के पास जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल के पास बहुत सारा डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत सारा डिपोजिशन हो जाता है। किस चीज का डिपोजिशन हो जाता है, अभी कीवर्ड्स पढ़े थे तो लिग्निन पढ़ा था ना, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, सेल वॉल मोटी हो जाती है और ये सेल वॉल मोटी होने से क्या होगा, इम्परमिएबल हो जाएगी। इम्परमिएबल का क्या मतलब है कि यहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये कैरेक्टर किसका होता है, ये कैरेक्टर होता है हमारे परमानेंट टिश्यू का। इंटरसेल्यूलर स्पेस कैसी होती है, 1 मिनट, इंटरसेल्यूलर स्पेस कैसी होती है, इंटरसेल्यूलर स्पेस कैसी होती है, हो भी सकती है कि प्रेजेंट हो और हो भी सकता है कि एब्सेंट हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसके बाद क्योंकि ये सेल परमानेंट है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपने पास एक जगह बनानी पड़ेगी जहां पर ये अपना फूड स्टोर कर सके। तो देखो हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, एक तो वो घर होता है जहां पर बैचलर्स रहते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स रहते हैं, एक प्रॉपर फैमिली जहां रहती है। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें स्टोर करके तो नहीं रखते, क्यों, क्योंकि उनको जाना होता है, जगह बदलनी होती है। तो जिनको जाना होता है, जगह बदलनी होती है, वो फूड स्टोर करके नहीं रखते। लेकिन फैमिलीज जो होती हैं वो बल्क में फूड स्टोर करके रखती हैं, मालूम है कि भाई साल भर ये चीज चलानी है। तो क्या होता है, वहां पर जो परमानेंट है वो क्या करेंगे, फूड स्टोर करके रखेंगे। तो यहां पर फूड स्टोरेज देखा जाता है, फूड स्टोरेज देखा जाता है, यानी कि बेसिकली वैक्यूल देख सकते हैं। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, ये प्रॉपर्टीज होती हैं परमानेंट टिश्यू की। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा मेरिस्टेमेटिक सेल ही है जो नए सेल्स बनाएगा। तो जैसे ही मेरिस्टेमेटिक नए सेल बनाता है तो इसकी टेंडेंसी है कि इसने एक सेल बनाया, एक सेल ने डिवाइड करके 2 नए सेल बनाए। ठीक है, तो ये जो एक सेल था ये कौन सा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल था। और जब इसने 2 सेल बनाए तो इसने क्या किया, एक सेल को मेरिस्टेमेटिक रहने दिया, एक को परमानेंट काम करने के लिए भेज दिया। अब क्या हुआ, ये फिर नए सेल्स बनाता गया, तो हर बार यहां पर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो कलेक्ट हो गए, है ना, ऐसे डिवीजन चलता रहा होगा, और यहां पर कुछ परमानेंट सेल्स कलेक्ट हो गए। मानते हो ये बात। अब क्या हुआ कि कभी मान लो किसी रीजन से जरूरत पड़ जाए कि मेरिस्टेमेटिक जो डिवाइड करने वाले सेल्स थे वो कम हो गए हैं और परमानेंट वाले सेल ज्यादा हो गए। मैम ऐसा कैसे हो सकता है, बनेंगे तो एक जैसे सेल, हाँ बनेंगे, हो सकता है कोई डैमेज हो गया हो सकता है कोई इंजरी हो गई हो जिसकी वजह से मेरिस्टेमेटिक सेल्स कम हो गए, परमानेंट सेल्स ज्यादा थे। तो ये परमानेंट सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, परमानेंट सेल्स वापस आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक के पास और वापस से डिवाइड करने लग जाते हैं। ये भी होता है प्लांट्स में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डी डिफरेंशिएशन हो रहा है। किसने डी डिफरेंशिएशन किया, परमानेंट सेल ने अपने आप में चेंजेस लाए और अपनी जो परमानेंट जगह है उसको छोड़ के वो नई जगह गया और उसने वहां डिवाइड करना चालू कर दिया, क्योंकि टाइम टफ था, डिवाइड करने की जरूरत थी। तो ये क्या हो गया, डी डिफरेंशिएट हो गया। ठीक, सो
डी डिफरेंशिएशन भी किसमें देखा जाता है? डी डिफरेंशिएशन भी देखा जाता है हमारे परमानेंट टिश्यू में। डी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी, बात समझ गए? ये प्रॉपर्टी भी देखी जाती है। तो बेसिकली प्लांट में हर जगह नया सेल मेरिस्टम से आएगा, काम करने वाला सेल परमानेंट होगा। और मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होंगे वो किस किस जगह पे प्रेजेंट होंगे? तो मेरिस्टेमेटिक की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो ये वहां प्रेजेंट होगा जहां जहां ग्रोथ होनी है। ग्रोथ कहाँ कहाँ होनी है? शूट हमेशा, स्टेम हमेशा ऊपर ग्रो करती है तो शूट के हेड पर, ठीक है, टिप पर प्रेजेंट है। रूट हमेशा नीचे ग्रो करती है, रूट की टिप पे प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक सेल। और कहां प्रेजेंट है? दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। नोड्स के बीच में क्यों प्रेजेंट है भाई? ग्रोथ, जब ये टिश्यू ग्रो करेगा तो उसको भी तो, नोड को भी तो जाना पड़ेगा ना, तो वो भी ग्रो हो रहा है। और क्या ग्रो हो रहा है? हमने देखा है प्लांट को जब हम नया लगाते हैं, किसी पौधे को नया लगाते हैं, वो छोटा होता है, तो छोटा होता है तो स्टेम को तो किसने बढ़ा दिया? स्टेम को बढ़ा दिया, यही मेरिस्टेमेटिक जो टिप पे प्रेजेंट था। रूट को बढ़ा दिया, मेरिस्टेमेटिक जो टिप पे प्रेजेंट था। नोड को भी बढ़ा दिया। लेकिन आपने ये भी तो देखा है कि बहुत मोटा मोटा पेड़ हो जाता है। छोटा सा आपने पौधा लगाया था, वो आज इतने सालों बाद बहुत मोटा सा बड़ा सा पेड़ बन गया। तो वो जो उसका डायमीटर बढ़ा, वो कैसे बढ़ा? वो अगेन मेरिस्टेमेटिक की वजह से बढ़ा। इस बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। और जब हम परमानेंट की बात करते हैं तो परमानेंट 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। उसकी कहानी आगे समझाऊंगी, इतना पार्ट अभी क्लियर करते हैं। देखिए, टिश्यू जो है, इट इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म कॉमन फंक्शन। ये मैंने आपको बताया कॉमन ओरिजिन है और कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। क्या क्या प्लांट टिश्यू के टाइप्स हैं, आइए देखते हैं। ये है क्लासिफिकेशन जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी, ठीक है। तो बेसिकली जो टिश्यूज होते हैं प्लांट में, वो 2 टाइप के होते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू, जिसके बारे में हमने पूरी पिक्चर अभी डिस्कस करी है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से 2 टाइप का होता है। देखो, एक चीज मैं पहले ही बता देती हूं, हो सकता है बहुत सारी बुक्स में ये सेकेंडरी और कैम्बियम वाला पार्ट आपको ना मिले, है ना, लेकिन हमें पूरा कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक। तो जानकारी पूरी होनी चाहिए, जहां जितना पूछा जाएगा उस हिसाब से हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप का? बेसिकली 2। एक है प्राइमरी मेरिस्टम, एक है प्राइमरी मेरिस्टम, और दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम बनाता है अपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी, ठीक। मैंने बोला था अपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी। अब अपाइकल मतलब रूट के अपाइकल पे भी, शूट के अपाइकल, सॉरी, शूट के अपाइकल पे भी और रूट के अपाइकल पे भी। इंटरकैलरी कहां पे प्रेजेंट होगा? नोड्स के बीच में। लेटरल कहां प्रेजेंट होगा? जो डायमीटर बढ़ाएगा। कैम्बियम बनाने वाला, ठीक है, कैम्बियम बनाने वाला जो पोर्शन है वहां पर मेरिस्टेमेटिक कैम्बियम सेकेंडरी होता है, ठीक। कैसे होता है? मैंने बोला था कि कुछ सेल्स को परमानेंट टिश्यू में से वापस बुला लिया जाता है ना मेरिस्टम के पास, तो वही मेरिस्टम के सेकेंडरी सेल्स होते हैं जो वापस परमानेंट से वापस आ जाएं। अब परमानेंट टिश्यू जो होता है वो कितने टाइप का होता है? वो होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इतनी कहानी में कुछ नया नहीं है, क्लास 9th में ये पढ़ा हुआ है, इसलिए घबराना नहीं। सिंपल टिश्यू कितने टाइप का? आपने लिया है सब्जेक्ट पीसीबी, और यहां पर जो टाइप है किसका? सिंपल का, वो है पीसीएस। याद रहेगा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता है जाइलम, फ्लोएम और सेक्रेटरी। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स। क्या है, कैसा है, क्या फंक्शन है, उसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले समझ में आना चाहिए टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो प्लांट टिश्यू 2 टाइप का होता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, और इन दोनों में ही आगे 2 डिवीजन होते हैं। मेरिस्टम में होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में फिर 3 टाइप होते हैं, अपाइकल, इंटरकैलरी और हमारा लेटरल। और कैम्बियम किस में आता है? सेकेंडरी में। जब हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो वो सिंपल है और कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, यहां पर सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट वर्ड क्यों यूज किया है, इसका भी रीजन है, आगे मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगी डीप में, अभी सिर्फ नाम जान लो। सिंपल में पीसीएस, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम, फ्लोएम और सेक्रेटरी, विच आर दी कंडक्टिंग टिश्यूज। So this is all about the picture of tissues in plant. इतने टाइप के टिश्यूज हमें पढ़ने हैं। मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में भी आपको कुछ चीजें बताई,
उतना हम यहाँ पढ़ लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोस टिश्यू हुज सेल्स आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग, वो टिश्यू जिसके सेल्स हमेशा डिवाइड कर रहे हैं। इन प्लांट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर लोकेटेड इन स्पेसिफिक रीजन्स कॉल्ड मेरिस्टम्स। तो मेरिस्टोस का मतलब ही होता है ग्रीक वर्ड में कि डिवाइड करना, तो वहीं से ये वर्ड आया है मेरिस्टम, और जहां पर भी मेरिस्टम सेल्स प्रेजेंट होंगे वो उस रीजन को मेरिस्टेमेटिक रीजन बोला जाएगा जहां सेल्स हमेशा डिवाइड कर रहे हैं। अब ये जो है क्लासिफिकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, उसमें क्या क्या टाइप्स हैं? तो बेस्ड ऑन पोजीशन इन प्लांट बॉडी मेरिस्टम्स आर, प्लांट बॉडी में किस जगह पर प्रेजेंट है इसके बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के हैं। अपाइकल मेरिस्टम, अपाइकल पार्ट कौन सा होता है? जो टिप का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं अपाइकल पार्ट। तो टिप तो शूट के स्टेम में भी है और रूट में भी है, तो ये जो होगा अपाइकल मेरिस्टम, ये 2 टाइप का होगा, ये 2 टाइप का होगा, ठीक है। और वो 2 टाइप क्या है? रूट अपाइकल, रूट अपाइकल और शूट अपाइकल, ठीक। तो बेसिकली ये क्या कराएंगे? लेंथ में ग्रो करवाएंगे, ठीक है। शूट ऊपर की तरफ ग्रो होगा, रूट नीचे की तरफ। फिर आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम का मतलब है जो नोड्स के बीच में इंटर नोड की जगह होती है वहां पर प्रेजेंट होगा। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहां डिवाइडिंग सेल्स हैं तो वो इंटरकैलरी, ठीक है। बिटवीन, आई विल राइट इट होल, इट इज बिटवीन नोड्स ऑफ स्टेम। नोड्स में, नोड्स कहां देखी जाती है? स्टेम में ही देखी जाती है। उसके बाद लेटरल मेरिस्टम कहां प्रेजेंट होगा? लेटरल पोर्शंस पे। अगर हम किसी बड़े से प्लांट का ये ट्रंक देखें तो इस ट्रंक में बिल्कुल यहां पर, इस ट्रंक में बिल्कुल यहां पर जो लेटरल साइड, हमारी बॉडी में भी लेटरल साइड कौन सा होता है? साइड वाले पार्ट्स होते हैं लेटरल साइड। तो लेटरल साइड में जो मेरिस्टम प्रेजेंट है, जहां डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है, वो है हमारा लेटरल मेरिस्टम, जो क्या करेगा? ऐसे ग्रोथ बढ़ाए, डायमीटर बढ़ाएगा, ठीक है। सर्कमफेरेंस, डायमीटर बढ़ाएगा किसका? ट्रंक का, ठीक। तो वो होता है लेटरल मेरिस्टम। इतनी बात समझ में आ गई? सबको आ गई? हमने देख लिया कि क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब इसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। अब हम इसको देखते हैं कि हमें क्या क्या, हमने ये जो 3 चीजें पढ़ी हैं, अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, ये कहां कहां प्रेजेंट है। सो हियर इज अ क्लासिक एग्जांपल जो बताता है अपाइकल मेरिस्टम के बारे में, कहां पर? रूट में और शूट में। अगर हम रूट की बात करें तो रूट के सबसे नीचे टिप के पोर्शन पे, जो रूट का टिप होता है, वहां पर क्या प्रेजेंट होती थी? रूट कैप प्रेजेंट होती थी। ये हमने पढ़ा है अपने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, राइट। तो हमें यहां दिख रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज दी रूट कैप, और रूट कैप के बिल्कुल ऊपर, रूट कैप तो क्या कर रही थी? प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन लेंथ तो इंक्रीज होना है ना, तो लेंथ नीचे कैसे जाएगी, कैसे इंक्रीज होगी? इसके ऊपर, रूट कैप के जस्ट ऊपर एक रीजन प्रेजेंट है जो कि है रूट अपाइकल मेरिस्टम का रीजन। तो रूट है, रूट में इसलिए रूट लिखा है, अपाइकल मतलब टिप वाला पोर्शन, और मेरिस्टम लिखा है, यानी कि वो रीजन है जहां पर सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं। तो जब हम रूट का एक पूरा पोर्शन देखते हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो उसमें हमको ये तो समझ में आ गया कि रूट कैप है, रूट कैप के ऊपर एक रीजन है जहां पर सेल डिवीजन हो रहा है, तो वही कहलाता है क्या? रूट का अपाइकल मेरिस्टम, रूट अपाइकल मेरिस्टम। और इसके ऊपर आते हैं बाकी सारे जो रीजन्स हैं, बाकी सारे जो लेबलिंग्स हैं या पोर्शंस जिसे हम कह सकते हैं रूट का, वो। और उसमें हमें क्या क्या दिख रहा है? इनिशियल ऑफ कैप रूट दिख रहा है, जहां से कैप रूट चालू हो रही है, ये यहां से कैप रूट चालू हो रही है, इसलिए इसको इनिशियल ऑफ रूट कैप लिखा है। रूट कैप हम जानते ही हैं, है ना, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो टिप पर प्रेजेंट होती है। उसके ऊपर होता है इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स। ये जो इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स है, यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर देखो मेरिस्टेमेटिक जोन होता था, उसके बाद जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो यहां इसके ऊपर क्या होगा? जोन ऑफ इलोंगेशन, जहां पर सेल्स चले जाते हैं, नए सेल्स यहां बनते हैं, पुराने सेल्स इसके ऊपर, इससे भी पुराने सेल्स इसके ऊपर। तो ये वो वाला
वो वाला रीजन है। इसके बाद यहाँ पर ये कॉर्टेक्स दिख रहा है, सेंट्रल सिलेंडर दिख रहा है, मतलब ये रूट के अंदर के अलग अलग पोर्शंस हैं। सबसे बीच में एक सेंटर में सिलेंडर लाइक पोर्शन होता है, उसके बाहर होता है कॉर्टेक्स का पोर्शन, उसके भी बाहर होता है प्रोटोडर्म, प्रोटो मतलब आउटर जो है, आउटर लेयर, और उसके अंदर क्या होता है, फिर सबसे नीचे होता है हमारा अपाइकल मेरिस्टम। ये तो हो गई ये वाले डायग्राम की बात। अब हम बात करते हैं शूट का अपाइकल मेरिस्टम कैसा होता है। शूट अपाइकल मेरिस्टम का क्या मतलब है, जो हमारी स्टेम होती थी, मैंने आपको बताया था अगर ये स्टेम है, अगर ये स्टेम है तो यहां पर प्रेजेंट होता था ना, यहां पर अपाइकल बड प्रेजेंट होती थी। उस पोर्शन में देखिए क्या क्या होता है। उस पोर्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम ऊपर से चालू करें तो सबसे पहले हमको दिख रहा है लीफ प्राइमोर्डियम। ये लीफ प्राइमोर्डियम कौन सा है, ये वाला पोर्शन जो आगे जाके क्या बना सकता है, लीफ बना सकता है। और उसके अंदर है शूट अपाइकल मेरिस्टम जोन, यानी ये वाला जोन, दिस इज द शूट अपाइकल मेरिस्टम जोन, जहां पर ऐसे सेल्स प्रेजेंट है। कैसे सेल्स प्रेजेंट है, जो डिवाइड करने वाले हैं, तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं। डिवाइड करके क्या करेंगे, शूट को ऊपर बढ़ाएंगे, शूट की लेंथ इंक्रीज करवाएंगे, स्टेम की लेंथ इंक्रीज करवाएंगे। इसके बाद यहां पर प्रेजेंट है एक्सिलरी बड। एक्सिल वो एरिया होता है जो स्टेम के, जैसे ये स्टेम है, स्टेम में यहां पर लीफ है, तो ये वाला जो इनका बीच का पोर्शन है ये होता है एक्सिल। यहां पे जो बड होती है वो एक्सिलरी बड, जो आगे जाकर क्या बनाएगी, कोई फ्लावर बना सकती है, कोई ब्रांच बना सकती है, या कोई और बड, कोई और लीफ बना सकती है। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग ग्रीन कलर के दो बड़े बड़े डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर जोन दिख रहे हैं, जो आगे जाकर वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम बनाने में मदद करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द अपाइकल पोर्शन। रूट के अपाइकल पोर्शन में रूट अपाइकल मेरिस्टम, शूट के अपाइकल पोर्शन में शूट अपाइकल मेरिस्टम। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब हम मूव करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं अपाइकल मेरिस्टम को। तो अपाइकल मेरिस्टम हमेशा टिप पे होता है। इट अकर्स एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू क्यों बोला गया है, क्योंकि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स डिवाइड करते हैं, ठीक है, व्हेन दे डिवाइड, तो इनके डिवीजन से सबसे पहले जो सेल बनता है वो होता है प्राइमरी टिश्यू, वो होता है प्राइमरी टिश्यू। ठीक, तो इसीलिए बोला है कि प्राइमरी मेरिस्टम है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि प्राइमरी टिश्यू क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल सबसे पहले डिवाइड करके ग्रुप एक साथ रख देते हैं, वो टिश्यू बन जाता है प्राइमरी टिश्यू। ठीक, अब ये दो टाइप का होता है, रूट अपाइकल, शूट अपाइकल, जो हमने अभी प्रीवियस डायग्राम में देखा। तो हम अगर रूट अपाइकल की बात करें तो कहां प्रेजेंट है, अकर्स एट द टिप ऑफ रूट, ये हमने अभी डायग्राम में देखा। और शूट अपाइकल की अगर हम बात करें तो ये शूट के टिप पर, अकर्स एट टिप ऑफ स्टेम एक्सिस। और क्या होता है इसमें कि जब सपोजिंगली अगर हम बात करें कि ये एक स्टेम है, ठीक है, स्टेम के यहां पर टिप के पोर्शन पे यहां पर जो सेल्स प्रेजेंट थे वो थे मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल्स, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाले सेल्स जो डिवाइड कर रहे हैं। अब क्या होगा कि ये वाला जो टिश्यू है, अगर ये एक स्टेम है ना, यहां पर लीफ रही होगी, अगर ये स्टेम है तो ये आगे ग्रो करेगी, इस तरीके से आगे ग्रो करेगी। और जब ये आगे ग्रो करेगी तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स भी आगे ग्रो कर जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में कुछ सेल्स फिर भी बच जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, कुछ सेल्स फिर भी बच जाते हैं, और वो जो बचे हुए सेल्स होते हैं, वो जो बचे हुए सेल्स होते हैं वो नोड बना देते हैं, वो यहां से नोड बना देते हैं जो आगे जाकर लीफ बना ले, आगे जाकर फ्लावर बना ले, या आगे जाकर कोई ब्रांच बना ले। तो यहां पर जो डिवाइडिंग सेल बच जाते हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो आगे जाके कुछ और नया स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। सो सम लेफ्ट बिहाइंड सेल्स बिकम एक्सिलरी बड। बचे हुए क्या बन जाते हैं, एक्सिलरी बड। अगर ये स्टेम है, स्टेम में यहां पर अगर सेल्स प्रेजेंट हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स यहां पर इस एरिया में प्रेजेंट रह गए, तो ये था लीफ, और ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है, एक्सिल पोर्शन। तो इस एक्सिल पोर्शन में ये सेल्स एक बड बना देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, एक्सिलरी बड। अब ये आगे जाके कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकती है, तो ग्रोथ हो जाएगी बेसिकली। सो
सम लेफ्ट बिहाइंड सेल्स, कहां के, शूट अपाइकल मेरिस्टम में पीछे कुछ सेल्स छूट जाते हैं जो एक्सिलरी बड बन जाते हैं, प्रेजेंट एट द एक्साइल ऑफ लीफ बिकम ब्रांचेस और फ्लावर, ब्रांचेस बन जाते हैं या फ्लावर बन जाते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दी शूट अपाइकल मेरिस्टम। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहां प्रेजेंट होता है? दो नोड्स के अराउंड, ठीक है, दो नोड्स के अराउंड प्रेजेंट होता है। देखो यहां पर भी दिख रहा है, इससे अच्छा मैं आपको ये डायग्राम दिखाती हूं। कौन सा वाला? ये वाला डायग्राम जो है, अरे हाँ, इस डायग्राम में आप देख रहे हो जहां से भी लीफ आई होगी वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नोड, कहलाएगा ना। जहां से लीफ आई होगी वो नोड कहलाएगा, ठीक। उनके बीच में, नोड्स के बीचों बीच क्या पोर्शन होता है? नोड के बीच में होता है इंटरनोड, इंटरनोड होता है ना, ठीक। अब जहां पर नोड प्रेजेंट है, अगर मैं इसे ऐसे देखूं, यहां पर नोड प्रेजेंट है और यहां पर नोड प्रेजेंट है अगर, तो इस नोड के अराउंड जो मेरिस्टम प्रेजेंट होगा, इस नोड के अराउंड, यानी कि यहां पर जो मेरिस्टम है और यहां पर जो मेरिस्टम है, यही है हमारा लेटरल इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है, इट अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू। मैच्योर टिश्यू, दो नोड्स के बीच का जो टिश्यू है वो मैच्योर टिश्यू है, उनके अराउंड दो जगह क्या प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट है। सीन इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग एनिमल। क्या होता है कि जब कोई गोट यानी कि बकरी या फिर काऊ या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल ग्रास को खाता है, तो ग्रास की स्टेम ऐसी थी, यहां पर एक नोड था, यहां पर एक नोड था, ठीक है, और यहां पर उसकी लीव्स आई हुई थी, यहां पर उसकी ग्रास की हम कह सकते हैं लीव्स आई हुई थी, ठीक है। नीचे रहा होगा रूट, यहां पे भी नीचे रहा होगा रूट। तो क्या होता है कि जो भी एनिमल आया उसने ये अपर पोर्शन खा लिया, ये वाला पोर्शन खा लिया, ठीक है। क्या किया? इस पोर्शन को वो खा गए, ये पोर्शन खा लिया, ये पोर्शन खा लिया। तो यहां पर स्टेम के पास प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, है ना। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स वापस से ग्रोथ करा देंगे। इसीलिए ग्रेजिंग का मतलब ही होता है, ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई प्लांट खाने वाला हर्बीवोर एनिमल हो और वो ग्रासेस वगैरह खा जाए, तो जैसे भैंस चराने, गाय चराने जाते हैं तो वही है, इंग्लिश में उसको ग्रेजिंग बोलते हैं। तो वो ग्रेजिंग का जो प्रोसेस है जिससे ग्रास खत्म हो जाती है ना, तो वो वापस रीजनरेट कर सकती है अगर ये इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट है। फिर अपाइकल और इंटरकैलरी जो मेरिस्टम होता है, अपाइकल, ओहो, why is this so? अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम है, क्योंकि सबसे पहले वही बना था। बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन दी प्लांट लाइफ। मैंने बताया ये इनको प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट अपीयर्स अर्ली, सबसे पहले देखने को यही मिला। एंड कॉन्ट्रीब्यूट फॉर प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में भाई प्लांट को सीधा साधा अगर आप देखने जाओगे तो क्या चाहिए आपको? लीफ चाहिए, स्टेम चाहिए, एक फ्लावर चाहिए, एक ज्यादा से ज्यादा ब्रांच चाहिए। तो सबसे पहले दिखने वाले सबसे पहले स्ट्रक्चर्स किससे बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन सा मेरिस्टम? प्राइमरी मेरिस्टम, सबसे पहले वही बना। ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक रीजन ऑफ अपाइकल मेरिस्टम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। अब होता क्या है कि जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स आना चालू हुए, धीरे धीरे करके आपकी स्टेम ग्रो होने लगी। जब स्टेम ग्रो होने लगी, नोड भी आया, इंटरनोड भी आया, लीफ भी आने लगी और कोई फ्लावर भी दिखने लगा। अब इसी दौरान अब क्या होता है? धीरे धीरे प्लांट डेवलप हो रहा है ना, प्लांट मैच्योर हो रहा है। जैसे जैसे प्लांट डेवलप होता है, मैच्योर होता है, तो प्लांट के अंदर इसी प्राइमरी मेरिस्टम में से डर्मल टिश्यू बनता है। डर्मल टिश्यू का मतलब क्या है? आउटर कवरिंग वाला जो स्किन है प्लांट की वो बनती है। फिर बनता है ग्राउंड टिश्यू, मतलब भाई हमें मालूम है कि उसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, पर ऐसा तो नहीं है कि स्टेम में सिर्फ जाइलम और फ्लोएम है, ऐसा तो नहीं है कि लीफ में सिर्फ स्टोमेटा प्रेजेंट है या एपिडर्मल लेयर प्रेजेंट है, लीफ में मेसोफिल सेल प्रेजेंट है। यहाँ जाइलम और फ्लोएम के अलावा भी बाकी सारे स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलनकाइमा भी तो प्रेजेंट है। वो कहाँ जाएंगे? वो एक ग्राउंड बना लेते हैं और वही ग्राउंड टिश्यू किससे बनने वाला है? हमारा प्राइमरी सेल्स से, प्राइमरी मेरिस्टम से। और वैस्कुलर टिश्यू, यानी मैं जो अभी जाइलम कंडक्टिंग टिश्यूज को वैस्कुलर टिश्यू
टिश्यू बोलते हैं, यानी जिस जाइलम और फ्लोएम की मैं बात कर रही थी, जो खाना और पानी प्रोवाइड करेगा प्लांट के अंदर, वही है हमारा वैस्कुलर टिश्यू। तो ये तीनों टाइप के टिश्यू बेसिकली यहीं से ग्रो होके आते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई? देखो, अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई वो सारी की सारी आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ी हुई है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपने इससे पहले कहीं नहीं पढ़ा, जहां मैंने आपको बताया कि अपाइकल मेरिस्टम एज वेल एज इंटरकैलरी मेरिस्टम, दोनों ही मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं, क्योंकि प्लांट की लाइफ में सबसे पहले यही दो मेरिस्टम देखने को मिलते हैं। अगर अपाइकल मेरिस्टम नहीं बना होता तो रूट और शूट डेवलप नहीं होते, बढ़ते कैसे वो, और अगर इंटरकैलरी नहीं होता तो दो नोड के बीच का एरिया बड़ा कैसे होता। तो ये हो गया हमारा इंटरकैलरी और अपाइकल मेरिस्टम सबसे पहले देखने को मिला। लेटर ऑन जब डिवीजन चलता रहता है तो यही आगे जाके प्लांट की स्किन बनाने में मदद करते हैं, प्लांट के अंदर का पूरा पोर्शन, लीफ के अंदर का पोर्शन बनाने में मदद करते हैं। पोर्शन से मेरा क्या मतलब है? उनके अंदर के सेल्स, तो जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। और वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि अगर जाइलम और फ्लोएम ही नहीं होता तो प्लांट तो मर सकता था। खाना पानी ले जाने वाले, मिनरल्स ले जाने वाले तो यही थे। ठीक, दैट इज ऑल अबाउट द इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम की। क्या लिखा है? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। ठीक, अब मैं आपको एक चीज बताती हूं कि होता क्या है। 1 मिनट। होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास पहले हुआ करता था मेरिस्टेमेटिक 1 मिनट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने क्या करा? नए सेल्स बनाए। ठीक है, इट इज गोइंग टू फॉर्म न्यू सेल्स, इट इज गोइंग टू फॉर्म न्यू सेल्स। ठीक है ना, इसके जो सेल्स बनेंगे वो टिश्यू ही तो बनाएंगे, इतना तो समझ में आ रहा है। तो इससे सबसे पहले जो टिश्यू बनते हैं, तो सबसे पहले ये सेल्स और टिश्यू कैसे बनते हैं उस चीज को समझो। ठीक है, अभी मैं ये चीज हटा दे रही हूँ। हमें मालूम है मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो नए सेल्स बनाने वाले हैं, लेकिन कैसे? सबसे पहले हमारे पास होते हैं एम्ब्रियोनिक सेल। क्या होते हैं हमारे पास? एम्ब्रियोनिक सेल। एम्ब्रियोनिक सेल यानी कंटिन्यूअसली डिवाइड करने वाले सेल्स, तो उनको हम प्रोमेरिस्टम भी बोलते हैं। मैं इसे नीचे लिख देती हूं। उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर और कॉल्ड एज प्रोमेरिस्टम। ठीक है, इसको मैं एक बॉक्स में डाल देती हूं। ये क्या है? प्रोमेरिस्टम है। ठीक है, अब सबसे पहला सेल प्लांट में जो डिवाइड करता है वो यही है। ठीक है, अब इसके अंदर होता है डिफरेंशिएशन। इसके अंदर क्या होता है? डिफरेंशिएशन। जब ये डिफरेंशिएट करता है तो ये फिर से नए सेल्स बनाता है। जब ये डिफरेंशिएट करता है तो ये फिर से नए सेल्स बनाता है। तो क्या करता है ये? डिफरेंशिएट। मैंने बोला डिफरेंशिएट करता है, तो हम यहां लिख लेते हैं कि ये डिफरेंशिएट करता है और नए सेल्स बनाता है। जब ये नए सेल्स बनाता है तो सबसे पहली बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलता है, तो वो कहलाता है प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम। और ये प्राइमरी मेरिस्टम है ना, तो मेरिस्टम का तो मतलब ही होता है डिवाइडिंग सेल। तो यहां पर होते हैं कैसे सेल्स? डिवाइडिंग सेल। तो ये क्या है? दीज आर डिवाइडिंग सेल्स। डिवाइडिंग सेल्स होने का मतलब है कि सिर्फ डिवीजन का ही काम कर रहे हैं, कोई पक्का ऐसा फंक्शन नहीं है जो ये कर रहे हो। तो हम यहां लिख लेते हैं दैट दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक फंक्शन। नो स्पेसिफिक फंक्शन, नो स्पेसिफिक फंक्शन। इतना क्लियर? ठीक है, अब ये प्राइमरी मेरिस्टम फिर से डिवाइड करता है। ठीक, प्राइमरी मेरिस्टम फिर से डिवाइड करता है, और जब प्राइमरी मेरिस्टम डिवाइड करता है तो ये क्या बनाता है? आपको क्या लगता है क्या बनाएगा प्राइमरी मेरिस्टम डिवाइड करके? तो प्राइमरी मेरिस्टम डिवाइड करके बना लेता है प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम। क्या बना लेता है? प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम।
यहां पर सेल्स नए बन रहे थे, ठीक है, यहां पर भी क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन मिलेगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक। और ये कैसे थे, डिवाइडिंग सेल्स थे, डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ अलग इसमें होगा, और वो अलग क्या होगा, ये बना लेंगे नो डिवीजन वाले सेल, ऐसे सेल बनाएंगे जहां पर कोई डिवीजन ना हो। और क्योंकि प्राइमरी के साथ परमानेंट लगा है ना, परमानेंट जहां पर भी लगा हो सेल में, उसका मतलब क्या है कि वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, बताया था ये मैंने। तो परमानेंट है यानी कि इसके पास है स्पेसिफिक फंक्शन, सॉरी, इसके पास है स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शन का क्या मतलब है, कोई भी परमानेंट सेल एक पुख्ता काम करता है, या तो वो जाइलम वाले सारे सेल्स का काम करेगा, या फ्लोएम वाले सारे सेल्स का काम करेगा, या पेरेन्काइमा वाले सेल्स का काम करेगा, या कोलेनकाइमा वाले सेल्स का काम करेगा, या स्क्लेरेन्काइमा वाले सेल्स का काम करेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम बना जब प्राइमरी मेरिस्टम डिफरेंशिएट करा, ठीक है। लेकिन इस प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम को फिर से डिवाइड करना पड़ा, और जब ये प्राइमरी में डिवीजन होता है, जब प्राइमरी में डिवीजन होता है, जब प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम डिवाइड होता है, तो कैसे डिवाइड होता है, वो डिवाइड होता है किस फॉर्म में, वो डिवाइड होता है डी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएट कर जाते हैं। और जब प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम डी डिफरेंशिएट करता है, डी का मतलब क्या होता है, किसी चीज का रिमूवल, है ना, तो इसमें रिमूवल होता है इसके अपने फंक्शंस का, और नया फंक्शन आ जाता है। तो क्या रिमूवल होता है, रिमूव होता है, ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स थे ना, तो अब ये ऐसे सेल्स बनाता है जो डिवाइड कर सकें, और वो टेक्निकली कहलाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक। सेकेंडरी मेरिस्टम ऐसे सेल्स हैं जिनकी टेंडेंसी है, ये नॉन डिवाइडिंग थे प्राइमरी परमानेंट, उसमें से अपना फंक्शन हट गया, तो डी यानी कि रिमूवल हो गया। किसका रिमूवल हो गया, डिवीजन वाले फंक्शन का, तो ये फिर से हो जाएंगे ये कौन से हो जाएंगे, नॉन डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग। और जब ये डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, यहां पर कोई डिवीजन नहीं था, यहां पर नॉन डिवाइडिंग थे, सॉरी 1 मिनट, ये नॉन डिवाइडिंग थे ना, तो मतलब कि ये वाले सेल्स कैसे होंगे, डिवाइडिंग होंगे, ये डिवाइडिंग होंगे। और जब इनमें डिवीजन आ जाएगा तो इनका फंक्शन कैसा होगा, नो स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक, कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, अभी फिर डिवाइड करने की जरूरत पड़ी। देखो चेंजेस हमेशा होते रहते हैं ना, नया नया प्लांट में टिश्यू बनता ही रहता है। अब फिर जब जरूरत पड़ेगी सेकेंडरी सेल को डिवाइड करने की, तो इस सेकेंडरी सेल में फिर से डिफरेंशिएशन होगा। और कैसा डिफरेंशिएशन होगा इस बार जो डिफरेंशिएशन होगा वो कहलाएगा रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट हो जाएगा। रीडिफरेंशिएट क्यों हुआ, देखो डी डिफरेंशिएशन का मतलब था किसी चीज का लॉस हुआ, ठीक है। लॉस किस चीज का हुआ, पुराना फंक्शन। पुराना फंक्शन क्या था कि डिवीजन नहीं था, पुराना फंक्शन चला गया, डिवीजन नहीं था, नया फंक्शन आया, डिवीजन हुआ, डिवीजन हो गया, ठीक। इसके बाद इसमें रीडिफरेंशिएशन हुआ। री का मतलब क्या होता है, रिपीट होना, तो रिपीट क्या होगा, रीगेन क्या होगा, वापस से डिवीजन वाली जो क्वालिटी है वो रीगेन हो जाएगी। मतलब कि यहां पर बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, प्राइमरी, सॉरी यहां पर बनेगा सेकेंडरी, यहां पर बनेगा सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टम। और इसकी कैपेसिटी क्या है, इस सेकेंडरी परमानेंट की कैपेसिटी क्या है, जो सेकेंडरी था वो तो डिवाइडिंग था और यहां पर परमानेंट लग गया, यानी कि ये कैसा होगा, ये होगा नॉन डिवाइडिंग। नॉन डिवाइडिंग मतलब कि डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन।
आपको मेरा ये कहानी बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप ये समझ जाओ कि प्राइमरी मेरिस्टम क्या है, मेरिस्टम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम क्या है, प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम क्या है और सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टम क्या है। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई? देखो मैं फिर से बताती हूं, फिर से ध्यान से सुनना। सबसे पहली बार जब सेल डिवाइड होते हैं तो वो सेल्स कौन से थे? एम्ब्रियोनिक सेल या प्रोमेरिस्टम वाले सेल, यानी ऐसे सेल जिनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी है। जब वो डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, आप ये समझ लो कि ये यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं ये यहां पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जब ये डिवाइड कर रहे हैं तो ये बना ले रहे हैं प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम सबसे पहली बार देखा गया डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप टिश्यू, ठीक है। उसके बाद उसमें होता है डिफरेंशिएशन, नया कुछ चल रहा होता है, नए सेल्स बन रहे होते हैं और वो जब डिफरेंशिएट होते हैं तो वो बनाते हैं प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी मेरिस्टम हमेशा ग्रोथ कराएगा, स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, लेकिन प्राइमरी के साथ जब परमानेंट नाम जुड़ जाता है, पहली बार जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू देखा जाता है तो वो कैसा होता है? नॉन डिवाइडिंग होता है और स्पेसिफिक फंक्शन। जितनी बार परमानेंट टिश्यू का मतलब है नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, नॉन डिवाइडिंग सेल, और उसका मतलब है स्पेसिफिक फंक्शन। इतना समझ में आ गया? अब प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम में डिवीजन नहीं था, स्पेसिफिक फंक्शन था, लेकिन उसको वापस से जरूरत पड़ी डिवाइड करने की और इस बार हुआ डी डिफरेंशिएशन। डी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है क्या? रिमूवल। डी का मतलब होता है रिमूवल। तो यहां पर कौन सा फंक्शन रिमूव हो गया? नो डिवीजन वाला, तो यहां डिवाइड करने लग गया। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक। डी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है जो डिवाइड करने के योग्य होता है और उसका स्पेसिफिक फंक्शन कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो डिवाइड कर रहा है तो स्पेसिफिक फंक्शन की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है? इसके बाद इसे फिर से रीडिफरेंशिएट करना पड़ा, तो रीडिफरेंशिएट करने का मतलब है रिपीट हुई है कोई चीज, और वो चीज क्या रिपीट हुई है? उसका पुराना कैरेक्टर, यानी जो डिवाइड कर रहा था वो अपने पुराने पे चला गया, यानी अब वो डिवाइड नहीं कर पा रहा, अब वो डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो वो बन गया सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टम। सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टम होता है नॉन डिवाइडिंग और स्पेसिफिक फंक्शन वाला, और जब डिवाइड नहीं करेगा तो कोई स्पेसिफिक काम करेगा, खाली नहीं बैठेगा। इतनी कहानी समझ में आई? मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टम। मेरे को सिर्फ ये बात आपको समझानी है, इतना समझ गए ना? ठीक है। अब देखो, अब सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम है, दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम। सिलेंड्रिकल मतलब शेप में सिलेंडर जैसा गोल होता है। इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट, मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट, ये स्टेम है, ठीक है, शूट है, तो यहां पर ऐसा सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट है हमारा कौन? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। नाउ यू नो दिस इज सेकेंडरी, ठीक है, ओके। इतना तो हम समझ गए कि ऐसे प्रेजेंट है, रूट में भी शूट में भी। काम क्या कर रहा है? प्रोड्यूस सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू बना रहा है, ठीक है। सीन इन जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकॉट्स, किसमें देखा जाता है? जिम्नोस्पर्म्स में और डाइकॉट्स, यानी कि डाइकॉटिलेडन्स, जहां पर सीड में 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स जो फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल होता है फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। फेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है? उस कॉर्क कैम्बियम का ही पार्ट है। हम आगे आगे जैसे कॉर्क की तरफ बढ़ेंगे कि पेड़ की टहनी में पेड़ का वो जो कॉर्क है वो क्या होता है, तो वहां पर हम इनके रीजन्स देखेंगे। अभी के लिए समझ लो कॉर्क का ही हिस्सा है, ठीक है। तो वहां पर ये देखा जाता है क्या? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। यहां पर हम किसको खत्म कर चुके हैं? हमारा मेरिस्टम वाला पोर्शन खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो हम मेरिस्टम को एक बार फिर से देख लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा मेरिस्टम हमेशा डिवाइड करने वाला सेल जो 3 टाइप का है, अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अपाइकल हमेशा रूट या शूट के अपाइकल यानी कि टिप पोर्शन पे होगा, और वो कैसे डिवाइड करेगा? लेंथ बढ़वाएगा, ठीक है।
इंटर कैलरी दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट है, और अपाइकल और इंटर कैलरी दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम का क्या मतलब है, ठीक है। और अपाइकल मेरिस्टम से ही आगे जाके ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू बन जाता है। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है जो वो सेल, जो वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो डिवाइड ना करने वाला हो लेकिन करने वाला हो कोई स्पेसिफिक फंक्शन। वो स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, और वो अलग अलग क्या होंगे? परमानेंट टिश्यू आर दोस टिश्यू हुज सेल्स हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। सबसे पहली बात, पावर ऑफ डिवीजन नहीं है इनमें, एंड बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। उनका स्ट्रक्चर इस कदर बना, उनका फंक्शन इस कदर हो गया है कि वो अब एक ही काम कर सकते हैं और कुछ नया नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो स्ट्रक्चर कैसे बदला, फंक्शन स्पेसिफिक कैसे हुआ, समझेंगे। परमानेंट टिश्यू जो है वो दो टाइप के हैं, एक को हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरे को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब एक जैसे ही सेल सारे के सारे जो एक काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसका कॉम्प्लेक्स नाम इसलिए रखा गया है कि वहां पर अलग अलग टाइप के सेल्स एक काम कर रहे हैं। बात समझ पाए? सिंपल वर्ड यूज हुआ है और कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज हुआ है। सिंपल वर्ड का मतलब है वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है जो क्या कर रहा है? एक जैसा फंक्शन कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू वेयर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ये मैंने आपको बताया। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वेयर द टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा प्रकार के सेल जो एक जैसा फंक्शन कर रहे हैं, वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बहुत अच्छा डायग्राम है यहाँ पर। इस डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हो? इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि गार्ड सेल्स स्टोमेटा के प्रेजेंट है ना? गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। ये जो ऊपर वाली ये वाली लेयर दिख रही है, ये एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक। यानी क्या है? लीफ का डायग्राम, ये एपिडर्मिस की लेयर है। उसके बाद यहां पर ये बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं, ये गोल वाले मीजोफिल, अपर वाले पैलिसेड लेयर। मीजोफिल में बीच बीच में ग्रीन कलर की स्पेसेस दिख रही हैं, यानी कि एयर स्पेस प्रेजेंट है, स्पॉन्जी लेयर कहलाती है। इसमें आपको प्रॉपर साइटोप्लाज्म दिख रहा है, सेल वॉल दिख रही है, न्यूक्लियस दिख रहा है, वैक्यूल दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, वो पिगमेंट जो इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। वैक्यूल के अंदर फूड स्टोर होता है। न्यूक्लियस जहां डिवाइडिंग मटीरियल यानी कि क्रोमैटिन मटीरियल प्रेजेंट होगा। सेल वॉल जो है वो जरूरी है और सिर्फ प्लांट्स में ही देखी जाती है। और साइटोप्लाज्म के बारे में हमें पता है, जहां बाकी सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गार्ड सेल्स क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज कराते हैं। ऐसा जो टिश्यू होता है यही होता है हमारा परमानेंट टिश्यू। इसको हम डिटेल में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ये तीन टाइप का होता है। मैंने आपको बताया था जब फ्लो चार्ट भी पढ़ाया था। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। आपने पीसीबी लिया है और ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये कौन सा है? दिस इज पी, सी एंड एस, ठीक है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टिश्यूज हमें पढ़ने होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज में। अच्छा, अब सबसे कॉमन बात इनमें क्या होती है कि सारे पेरेन्काइमा के सेल्स, सारे स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स और सारे कोलेनकाइमा के सेल्स बिल्कुल एक जैसे होंगे और एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इसीलिए इसे सिंपल परमानेंट टिश्यू बोला है। अगर एक ही जैसे हैं मतलब सिंपल है। अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता तो इन तीनों में सेल्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते। तो ये तो हमें मालूम है कि ये 3 टाइप के होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा एक ऐसा ग्रुप है सेल्स का जहां पर सेल्स कैसे होते हैं? आइसोडायमेट्रिक होते हैं। ये आइसोडायमेट्रिक जो वर्ड है ना, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आइसोडायमेट्रिक मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, डायमेट्रिक इज फॉर डायमीटर, तो एक जैसे डायमीटर होता है लेकिन शेप अलग अलग हो सकता है। सेल्स थिन वॉल्स के होते हैं, पतली सेल वॉल्स होती हैं। सो सेल वॉल्स आर थिन,
आइसोडायमेट्रिक एंड आर वेरियसली शेप्ड। हो सकता है ओवल शेप का हो सकता है सर्कुलर शेप का हो, तो कोई से भी शेप का ये हो सकता है। सेल्स में भी कॉम्पैक्टली पैक्ड। अब अगर हम इंटरसेल्यूलर स्पेसेस की बात करें तो हो सकता है इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट हो सकता है इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट ना भी हो। जरूरी नहीं है कि होगी, जरूरी नहीं है कि नहीं होगी, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस, या तो कॉम्पैक्टली, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, एक साथ चिपक चिपक के उसको प्रेजेंट, चिपक चिपक के सेल्स प्रेजेंट है, तो वो है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड और लूजली अरेंज्ड विद इंटरसेल्यूलर स्पेस, या हो सकता है दूर दूर हो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के साथ। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी काम जो वो करते हैं वो है स्टोरेज और सेक्रीशन। स्टोरेज किस चीज का, फूड मटेरियल या प्लांट के बाकी सारे जो क्या बोलना चाहिए उसको, मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं प्लांट के बाकी सारे, उनको स्टोर करना या फूड को स्टोर करना। ठीक, और सेक्रीशन कराना, किसी भी चीज का सेक्रीशन अगर होता है तो वो कौन से सेल से होता है, पेरेन्काइमा वाले सेल से। मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा आर स्टोरेज एंड सेक्रीशन। इतनी बात समझ में आई। अब कभी कभी क्या होता है कि पेरेन्काइमा वाले जो सेल्स हैं इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कभी कभी पेरेन्काइमेटस सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जब इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, व्हेन दी cells containing parenchyma have chlorophyll, so they are called as क्या, क्लोरोकाइमा। ठीक है, तो when they possess chloroplast they carry out photosynthesis, और जब भी इनके पास क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट वाला पोर्शन होगा, क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो वो क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप कर लेगा और वहां पर फोटोसिंथेसिस करा देगा। सो दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर जो क्लासिक पिक्चर दिख रही है ये आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देख रहे हो। अगर मैं पेन को ऐसे ही काट के बीच में से अलग करूं और फिर उसको देखूं तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और अगर बीच में से इस तरीके से कट कर दूं, इस तरीके से कट करने के बाद ये वाला हिस्सा देखूं तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखो सेल वॉल, एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर जो दिख ही रहा है, फिर न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस क्या काम करेगा, क्रोमैटिन मटेरियल जो रखता है। साइटोप्लाज्म दिख रहा है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस दिख रही हैं, ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं, ये न्यूक्लियस है, ये जो है ये क्या है, बड़ा सा ग्रीन कलर का एरिया जो खाली छूटा हुआ है कई सारे सेल में, ये है वैक्यूल। वैक्यूल मैंने बोला था ना 50 to 90% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल इन द प्लांट सेल। तो वैक्यूल है, वैक्यूल क्या काम करेगा, स्टोरेज का। तो यहाँ पर वैक्यूल भी प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म भी, आपको ये ब्लैक कलर की जो डॉट्स दिख रही है ये साइटोप्लाज्म है, ये ब्लैक कलर का बड़ा डॉट जो है ये न्यूक्लियस है, बीच में ये यहाँ पर देख रहे हो ये है इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये है इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो ये तो स्पेस का ऐसा कुछ नहीं है, स्पेस हो भी सकती है, स्पेस नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद इतने फीचर्स हमने किसके पढ़े, हमारे पेरेन्काइमा के। ठीक है, तो अब पेरेन्काइमा को कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कोलेनकाइमा की तरफ। कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो यूजुअली शेप में ओवल या स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक, तो कोलेनकाइमा सेल्स हैव ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल शेप। पॉलीगोनल यानी कई अलग अलग शेप, पॉली इज फॉर मेनी, नो, सो डिफरेंट शेप्स। सेल वॉल जो है वो अनइवनली थिक होती है, कहीं पर मोटी होगी कहीं पर पतली होगी, तो अनइवन थिकनिंग मिलती है, विद प्रोमिनेंट थिकनिंग इन दी कॉर्नर्स। लेकिन कॉर्नर्स पर बेसिकली अगर ये है सेल, ठीक, अरे आई मेक इट अगेन, अगर ये सेल है, ठीक, और इस सेल को अगर आप देखोगे तो आपको कॉर्नर्स पर यहाँ वाले पोर्शन पर बहुत थिक पोर्शन मिलेगा। ये वाला जो है ना ये बहुत थिक पोर्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होता है। कैसा अपीयरेंस होता है, कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होता है कि कॉर्नर्स जो हैं वो इसके थिक रहते हैं। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि थिक क्यों हुए। थिक इसलिए हुए क्योंकि ये जो कोलेनकाइमा आप देख रहे हो इसके सेल वॉल में, इसको थिक बनाने के लिए, इसकी सेल वॉल को मोटा बनाने के लिए एक जो तत्व प्रेजेंट है, एक कॉम्पोजिशन जो वहां प्रेजेंट है वो कहलाती है हेमीसेल्यूलोज या सेल्यूलोज। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, इट इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज। या तो पेक्टिन प्रेजेंट होगी या हेमीसेल्यूलोज प्रेजेंट होगा या सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा जिसने इसकी वॉल को थिक बना दिया। कोलेनकाइमा गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ग्रोइंग ऑर्गन्स लाइक यंग हर्बेशियस स्टेम, पेटियोल एक्सेट्रा। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर जब मॉर्फोलॉजी को पढ़ा था, देखो ये चीज तो तुम पहले से पढ़ के आए हो, है ना, भले ही हम एक बार और पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज हमने और पढ़ी अभी पिछले चैप्टर में कि ये स्टेम है, ये लीफ है, तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसका
पेट्यूल वाला पोर्शन, ये क्या कर रहा है, ब्लेड को, लीफ की जो ब्लेड है उसको पकड़ के रख रहा है, सनलाइट प्रॉपर पड़े, ट्रांसपिरेशन प्रॉपर हो, तो ये इसको मूव भी करा रहा है ना। तो अब ये जब भी मूव करती है, आपने देखा होगा कभी कोई आसपास प्लांट के एनिमल आ जाए और वो उसको खींच खींच के खाने लगे, तो ऐसा नहीं है कि टूटी जाती है पत्ती, ऐसा नहीं है कि स्टेम टूटी जा रही है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आई, वो फ्लेक्सिबिलिटी यहां से आई। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये पेट्यूल क्या कर रहा है, ये लीफ इतनी बार हवा में हिल रही है तो गिर क्यों नहीं जाती, टूट क्यों नहीं जाती, फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आई, कोलन कायमा। क्लियर? तो कोलन कायमा का काम क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, जबकि पेरेंट कायमा का काम हमने पढ़ा था फूड का स्टोरेज और सेक्रीशन। इतनी बात याद रहेगी, हमने दोनों के फंक्शंस पढ़ लिए। पेरेंट कायमा क्या कर रहा है, फूड को स्टोर कर रहा है, सेक्रीट कर रहा है कुछ चीजें, और कोलन कायमा क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अभी इतनी बात ध्यान रखना है। देखो यहां पर डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि आपको प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है। प्रोटोप्लाज्म इस वाले एरिया को बोला है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रहेगा। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, सर पुरकेंजी ने दिया था। ठीक है, अच्छा, प्रोटोप्लाज्म में यहां पे आप लिख लेना, ये है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है। ये बड़ा सा खाली एरिया कौन है ये बड़ा सा खाली एरिया है वैक्यूल। अब आपने ये चीज दोनों टाइप के सेल में देखी, वहां पेरेंट कायमा में भी काफी बड़ा वैक्यूल था, यहां पर भी बहुत बड़ा सा वैक्यूल है कोलन कायमा में। तो वैक्यूल हमेशा इसमें प्रेजेंट रहेगा, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कैसा रहेगा, थोड़ा सा ऐसे पेरीफेरी में सिचुएटेड रहेगा। पेरीफेरी में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जाता है इसलिए क्योंकि सारी ऑक्यूपाई कौन कर लेता है स्पेस, वैक्यूल। इसके बाद यहाँ पर थिकेंड कॉर्नर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेबलिंग है कि यहाँ पर कॉर्नर्स पर आपको थिकनिंग दिख रही है। तो मैडम ये थिकनिंग क्यों हुई, अभी मैंने आपको बताया कि ये थिकनिंग हो सकता है पेक्टिन की वजह से हो सकता है हेमीसेल्यूलोज की वजह से हो, ठीक है, और हो सकता है कि सिर्फ सेल्यूलोज की वजह से हो सकता है कि सिर्फ सेल्यूलोज की वजह से हो। अगर ये तीन चीजें डिपॉजिट हो जाएं यहाँ पर इनके कॉर्नर्स में, तो अनइवन थिकनिंग हो जाती है, विच इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ कोलन कायमा। अब कोलन कायमा देख लिया, पेरेंट कायमा देख लिया, अब बात करेंगे स्क्लेरन कायमा की। अभी तक आपने जितना भी स्क्लेरन कायमा के बारे में पढ़ा है वो काफी नहीं है, क्योंकि स्क्लेरन कायमा में दो अलग टाइप के सेल्स होते हैं, और वो दो अलग टाइप के सेल्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है फाइबर्स और दूसरा होता है स्क्लेरिड्स। ठीक, तो स्क्लेरन कायमा में भी फाइबर्स और इट में बी स्क्लेरिड्स एंड आर डेड एट मैच्योरिटी। जैसे ही स्क्लेरन कायमा के सेल जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद यानी कि नए सेल्स बनने के बाद मैच्योरिटी की तरफ जाते जाते तक ये डेड सेल्स हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्क्लेरन कायमा के बारे में जो इन्हें अलग बनाती है। सेल वॉल इज थिक लिग्निफाइड विथ नैरो ल्यूमन। अब जहां पर भी आपको डेड सेल मिल जाए, तो डेड सेल में यूजुअली थिक सेल वॉल होती है, यूजुअली थिक सेल वॉल होती है। थिक सेल वॉल किसकी वजह से होती है, ये थिकनिंग कौन कराता है, ये थिकनिंग होती है लिग्निन की वजह से, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से। ठीक है, लिग्निन क्या है, एक नॉर्मली कॉम्पोजिशन है जो सेल वॉल के बाहर आ गई। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ, ये जो लिग्निन होता है जब ये आ जाता है और सेल वॉल के पास अरेंज हो जाता है, अगर ये सेल था, ठीक, तो इस सेल के पास लिग्निन आ गया, यहां पर डिपॉजिट हो गया, तो इसने क्या करा, थिकनिंग करवा दी ना, थिक हो गई सेल वॉल। अब क्या होगा, अब होगा ये कि इसके अंदर बाहर, 1 मिनट, इसके अंदर बाहर का ये जो ट्रांसपोर्ट है ये बंद हो जाएगा ना, तो ये इम्परमिएबल हो जाएगा, है ना, इम्परमिएबल हो सकता है ये। ठीक है, तो सेल वॉल इज थिक एंड लिग्निफाइड, सेल वॉल थिक है, सेल वॉल के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन है और नैरो ल्यूमन है। अब जब इतना सेल वॉल आ गई, फिर इतना बड़ा बड़ा वो आ गया, अपना थिकनिंग हो गई वॉल की, तो ल्यूमन तो अंदर का काम हो गई। आप एक चीज कंपेयर करो, एक आपके पास ये सेल है, ठीक है, और एक आपके पास ये सेल है, दोनों ही सेल में क्या डिफरेंस है। मैं अगर इसमें लिग्निन बना दूं, अगर मैं इसमें लिग्निन बना दूं, ठीक है,
तो ये लिग्निन के डिपोजिशन से आपको नहीं लगता कि सरफेस एरिया जो यहाँ पर है और सरफेस एरिया जो यहाँ पर है वो कम हो जाएगा? तो डेफिनेटली जैसे ही सेल मैच्योर हो जाता है, सेल में थिकनिंग हो जाती है, तो अंदर का जो ल्यूमन है, नैरो पोर्शन नैरो हो जाता है, अंदर का जो खाली पोर्शन है वो कैसा हो जाता है? नैरो। अब हम बात करेंगे, हमने देखा कि फाइबर्स भी प्रेजेंट है, स्क्लेरिड्स भी प्रेजेंट है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं फाइबर्स के बारे में। फाइबर जैसे ही हम वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कुछ ऐसा रेशे जैसा लंबा कुछ होगा। तो ये जो लंबा सा सेल है, ये जो बड़ा सा सेल है, ये कौन है? ये है हमारा फाइबर। ठीक है, तो फाइबर हमेशा इलोंगेटेड होता है, नैरो और पॉइंटेड होता है। नैरो और पॉइंटेड का क्या मतलब है? कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो अब आप ये देख रहे हो कि यहां पर एक तो ये नैरो है ना, पतला सा है, ऊपर से ये पॉइंटेड है, यहाँ पर एडजेस पर कॉर्नर्स में पॉइंटेड है। इस तरीके का सेल कहलाता है हमारा फाइबर। जनरली ग्रुप्स में होता है, वेरियस पार्ट्स में, जैसे जाइलम में हो सकता है, फ्लोएम में हो सकता है, पेरिसाइकल या हाइपोडर्मिस में हो सकता है। मैडम जाइलम फ्लोएम तो हमको पता है, लेकिन पेरिसाइकल और हाइपोडर्मिस क्या है? तो जिनको नहीं पता हो भाई, हो सकता है किसी को ना भी मालूम हो, तो मैं आपको ये चीज बता देती हूँ। देखो, जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल कंडक्ट करने वाला कंडक्टिंग टिश्यू होता है प्लांट का, जिसके पास फाइबर्स होते हैं, और फ्लोएम होता है फूड कंडक्टिंग टिश्यू, जिसके पास फाइबर्स होते हैं। पेरिसाइकल जो है वो क्या होता है कि जब हम ये सपोज किसी ट्री की स्टेम है, इसको मैंने अगर बीच में से कट किया और मैं यहाँ वाले पोर्शन से देखूं तो हमें दिखता है कि यहाँ पर बहुत सारा कैम्बियम है, फिर यहाँ पर और भी टिश्यूज हैं, बीच में जाइलम और फ्लोएम है, और इनके बीच का जो एरिया होता है, ये वाला सेंटर का एरिया, इसको बोलते हैं पेरिसाइकल का एरिया, टिश्यूज के बाहर वाला एरिया। तो वो पेरिसाइकल एरिया में भी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और हाइपोडर्मिस का मतलब होता है, जब आप स्किन देखोगे, इसकी आउटर कवरिंग देखोगे, तो आपको सबसे पहले मिलेगी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सेल्स की लेयर, यहाँ पे एपिडर्मिस सेल्स हैं, ठीक है, एपिडर्मिस सेल्स हैं, और इसके नीचे वाली जो लेयर होती है वो होती है हाइपोडर्मिस। तो वहां पर भी आपको कैसे सेल्स देखने को मिलते हैं? वहां पर भी हमको फाइबर्स के जैसे सेल्स देखने को मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? सो ये अलग अलग पार्ट में फाइबर्स प्रेजेंट हैं, और वो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, थिकनिंग है। स्क्लेरेनकाइमा में आप डायग्राम देखिए, देखो ये तो हम ऊपर से देख रहे हैं, है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी इसको बीच में से कट किया और यहां से फिर देख रहे हैं, तो ये हमको ऐसा दिखेगा। और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब इसको मैंने बीच में से ऐसे कट किया, लेंथ में कट किया, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन आप देख रहे हो, इसमें हमको ब्रैखीस्क्लेरिड और मैक्रोस्क्लेरिड लिखा हुआ दिखता है, और एक मिलता है ऑस्टियोस्क्लेरिड, एक मिलता है एस्ट्रोस्क्लेरिड, एक मिलता है फिलीफॉर्म स्क्लेरिड। तो ये बेसिकली क्या है? इसका ल्यूमन का शेप, ये भी इसका ल्यूमन है, ठीक है। तो जब हम यहां से देखेंगे और जब हम यहां से देखेंगे तो अंतर तो होगा ना, है ना। अगर हमारे पास सपोजिंगली एक बॉटल है, बॉटल को अगर मैं बीच में से कट करूंगी तो मुझे लॉन्गिट्यूडनल वाले पार्ट दिखेंगे, अलग अलग शेप दिखेगा। अगर मैं उसको ऐसे कट करूंगी, ऐसे कट लगाऊंगी, तो मुझे यहां से जो दिखेगा वो अलग पोर्शन दिखेगा। तो ये जो ये वाला पोर्शन है, इसमें ब्रैखीस्क्लेरिड मतलब ऐसे ब्रांच जैसा स्क्लेरिड पोर्शन दिखता है, मैक्रोस्क्लेरिड जिसमें ल्यूमन नैरो होता है। उसके बाद ऑस्टियोस्क्लेरिड मतलब जैसे बोन के शेप का। आपने देखा होगा, अगर आपने डॉग देखा, डॉग को अगर आप जानते हैं, पेट है आपके घर में, तो ऐसे बोन का शेप होता है ना, तो ये इसीलिए कहलाता है क्या? ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, तो ऐसा दिखने वाला स्क्लेरिड। और उसके बाद एस्ट्रो मतलब कि स्टार जैसा कुछ स्क्लेरिड का पोर्शन दिखता है। फिलीफॉर्म में ऐसा, फिलीफॉर्म का मतलब होता है ऐसा टनल जैसा, टनल जैसा, ठीक है। ऐसा अगर देखने को मिले शेप तो समझ जाना कि वो क्या है, फिलीफॉर्म वाला लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दिखने वाला स्क्लेरेनकाइमा। तो ये सिर्फ अलग अलग ल्यूमन है, अलग अलग शेप है, ठीक। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्क्लेरिड्स की। तो स्क्लेरिड्स जो होते हैं, 1 मिनट, स्क्लेरिड्स जो होते हैं,
स्क्लेरिड्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ओवल शेप के या स्फेरिकल शेप के होते हैं, गोल शेप होगा या ओवल, सो दे आर स्फेरिकल और ओवल शेप्ड सेल्स। इसके अलावा ये कहां कहां देखे जाते हैं, तो फ्रूट्स के पल्प में देखे जाते हैं, सीड कोट में देखे जाते हैं, वॉल्स ऑफ नट में या फिर लीव्स में देखे जाते हैं। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जहां पर कुछ नहीं होना वहां पर डाल देना कि ये स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है। स्क्लेरेनकाइमा प्लांट के हर पार्ट में प्रेजेंट है, चाहे आप ओवरी से बना हुआ फ्रूट देख लो, चाहे आप सीड देख लो, चाहे आप स्टेम देख लो या आप लीफ का पोर्शन देख लो, वहां पर आपको स्क्लेरेनकाइमा जरूर मिलेगा। और स्क्लेरेनकाइमा किस फॉर्म में मिलेगा, स्क्लेरिड्स के फॉर्म में, ठीक है। सो इट अकर्स इन पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, सपोटा, पियर, ठीक, एंड सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, सीड कोट्स में भी देखा जाता है, वॉल्स ऑफ नट फ्रूट्स, नट्स जो होती है मूंगफली वगैरह उनके वॉल्स में देखा जाता है, एंड लीव्स ऑफ टी, चाय पत्ती की जो वो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उनमें देखा जाता है। दैट इज ऑल अबाउट दी स्क्लेरिड। शेप देख लो, फाइबर और स्क्लेरिड। फाइबर जो है वो ऐसा नैरो होता है, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, ल्यूमन हमको कम दिखता है, नैरो छोटा ल्यूमन होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेल है। स्क्लेरिड्स जो है वो कैसा होगा, स्क्लेरिड्स में, अच्छा ये एक तो देखो, अगर मैं स्क्लेरिड बनाऊं, ठीक है, तो स्क्लेरिड के पास बीच बीच में पोर्स जैसे दिखते हैं। ये स्क्लेरिड्स के पास मैंने व्हाइट से इसलिए बनाए कि रेड थोड़ा हट जाए, आपको दिख रहा है ना। तो ये स्क्लेरिड्स के पास पिट्स होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। पिट्स का मतलब क्या, आप ऐसा समझ लो, छोटे छोटे होल्स, छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, तो फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वो प्रेजेंट होते हैं। थिक सेल वॉल होती है। थिक सेल वॉल का क्या मतलब है, सेल वॉल मोटी है भैया, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, परमानेंट पढ़ रहे हैं ना, तो मोटी सेल वॉल मिल जाएगी। ल्यूमन इसका नैरो होता है, ठीक। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जब भी हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं तो दोनों ही पोर्शन में जो अंदर की जगह है सेल की वो नैरो है, बस शेप और साइज अलग अलग है। स्क्लेरिड्स कैसा है, गोल सा एक ओवल या स्फेरिकल शेप का सेल, लेकिन जो हमारा फाइबर है वो फाइबर के जैसा एक पतले धागे के जैसा लंबा सेल होता है, पॉइंटेड उसके एंड्स है, नैरो ल्यूमन मिलेगा, थिक सेल वॉल मिलेगी, थिक लाइनिंग होगी सेल वॉल में, जो किससे बन सकती है, लिग्निन से। क्लियर, दैट इतना पार्ट क्लियर हो गया सबको। तो ये तो देखो ऐसी चीजें हैं कि हमने इससे पहले भी पढ़ी हुई हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, इसको कॉम्प्लेक्स तो हमने इसीलिए बोला है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसके पास मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है, मतलब अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, और परमानेंट यानी कि डिवाइड इसमें नहीं करने वाला है, और टिश्यू हमें मालूम है ग्रुप ऑफ सेल। इतना समझ में है ना, परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का क्या मतलब है। तो देयर आर टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं, नेमली जाइलम एंड फ्लोएम। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम की। जाइलम जो होता है वो एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है जो रूट से रन करता है, स्टेम तक जाता है और लीव्स तक पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है ये, इतना क्या कंडक्ट करवा रहा है, ये कंडक्ट करवाएगा सॉइल में प्रेजेंट वाटर और मिनरल्स। जब सॉइल में जो वाटर और मिनरल प्रेजेंट होता है वो रूट हेयर के थ्रू अब्सॉर्ब हो जाता है, फिर रूट्स में जाता है, फिर स्टेम में जाता है, और इस तरीके से पूरे प्लांट के पार्ट्स में जाता है। लेकिन इनको ले जाने वाली वेसल्स कौन होती हैं, जाइलम वेसल्स। इसके अलावा जाइलम वेसल्स और क्या काम करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये स्टेम है, स्टेम के यहां पर जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट है, और ये मैंने फ्लोएम भी बनाया, जाइलम भी बनाया, और इस जाइलम में सपोज ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, तो इस जाइलम में क्या होगा, इस जाइलम में अलग अलग टाइप के सेल्स भी तो प्रेजेंट है, और वो सेल्स क्या काम करेंगे, वो सेल्स ही हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, अरेंज हो करके एक चैनल बना लेंगे, एक ट्यूब बना लेंगे जो अंदर का जैसे ऐसा काम करेगा जैसे कि स्केलेटन काम करता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द फंक्शन।
ठीक, इतना तो काम कर रहे हैं। जाइलम इज कंसर्न्ड विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स। मैंने आपको बताया रूट से, स्टेम से, लीफ में हर जगह वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। उसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट। और क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट को। अब ये जाइलम बना किसका है? तो ये जाइलम जो है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, यानी इसमें अलग अलग टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हैं, और वो अलग अलग टाइप के सेल्स, 4 टाइप के सेल्स हैं। एक होता है वेसल, एक होता है ट्रैकीड, एक होता है पेरेन्काइमा और एक होता है फाइबर। 4 अलग टाइप के सेल बताए मैंने। कौन कौन से? वेसल बताया, ट्रैकीड बताया, पेरेन्काइमा बताया और बताया फाइबर्स। ठीक, ट्रैकीड्स, वेसल, फाइबर और पेरेन्काइमा। अब ये जो होते हैं, जाइलम जब बनता है तो इट इज फॉर्म्ड इन प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है, अच्छा इसका एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट क्या है कि जब भी जाइलम बनता है तो जाइलम और फ्लोएम क्योंकि कंडक्टिव टिश्यू है, कंडक्ट कर रहे हैं, खाना पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे, मिनरल पहुंचाएंगे, और ये सारी चीजें जरूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। और क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, तो ये तब से ही बन जाते हैं जब प्लांट अपने प्राइमरी स्टेज में होता है। ठीक, तो प्राइमरी प्लांट बॉडी में बन जाते हैं बाय प्रोकेम्बियम इज नोन एज प्राइमरी जाइलम। प्रोकेम्बियम जो बीच में प्रेजेंट, प्रोकेम्बियम अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एम्ब्रियोनिक सेल से कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है ना। तो वहां पर ये वो जो मैंने प्रोसेस बताया था, वैसे ही उसी तरीके से प्रोकेम्बियम से बन जाता है प्राइमरी जाइलम। इतना समझ में आ गया सबको? अब क्या होता है कि हमें ये मालूम है, हमें ये पता है कि ये जो जाइलम है ये बनेगा, इतना तो हम समझ गए, प्राइमरी स्टेज में बन रहा है, प्रोकेमियम से बन रहा है, लेकिन ये 2 अलग टाइप से बनता है। ठीक, एक बार इसका ये वाला डायग्राम देखो पहले। इस डायग्राम में जाइलम वेसल्स दिख रही हैं और ट्रैकीड्स दिख रहे हैं और पिट्स लिखा हुआ है। मतलब ये ट्रैकीड्स और जाइलम वेसल वगैरह क्या बताना चाह रहा है कि वो जो 4 टाइप के हमने सेल पढ़े कि इसके पास वेसल है, ट्रैकीड है, पेरेन्काइमा है, फाइबर्स हैं, तो ये वो 4 टाइप के सेल्स बता रहा है पहली चीज। और ये चारों टाइप के सेल्स अलग अलग टाइप के हैं, मैं समझाऊंगी कैसे कैसे हैं। लेकिन उसके बाद आपके सामने एक ये पिक्चर है। ठीक, तो इस पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है? एक जगह लिखा है मेटाजाइलम और दूसरी जगह लिखा है प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। ठीक, अब आप देख पा रहे हो प्रोटोजाइलम के सेल्स कैसे हैं? छोटे छोटे। प्रोटोजाइलम ऐसा बना हुआ है एक जगह, ठीक है, और एक जगह ऐसा बना हुआ है, तो इसको हमने बोल दिया प्रोटोजाइलम। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। और एक जगह बना हुआ है ऐसा स्ट्रक्चर, इसको हमने बोल दिया मेटाजाइलम। कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम 2 अलग अलग टाइप के जाइलम्स जो बनते हैं वो अलग अलग दिखते हैं। और ये अलग अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये अलग अलग समय पर बनते हैं। जो सबसे पहले प्रो का मतलब क्या होता है? जो सबसे, प्रोटो का मतलब जो आगे की तरफ हो, सबसे पहले आए। तो प्रोटोजाइलम वो जाइलम होता है जो सबसे पहले फॉर्म होता है, और मेटाजाइलम वो जाइलम होता है जो बाद में फॉर्म होता है। ठीक, लेकिन एक बात यह है कि ये किसी भी तरीके से अरेंज्ड हो सकते हैं। हो सकता है कि बाहर की तरफ प्रेजेंट हो प्रोटोजाइलम और अंदर की तरफ प्रेजेंट हो मेटाजाइलम, और हो सकता है कि अंदर की तरफ प्रेजेंट हो प्रोटोजाइलम और बाहर की तरफ हो मेटाजाइलम। तो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बात समझे? मैंने क्या बोला? प्रोटोजाइलम है ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक, मेटाजाइलम है ऐसा स्ट्रक्चर। प्रोटोजाइलम वो जाइलम है जो सबसे पहले बनता है, सबसे पहले देखने को मिलता है। जैसे ही जाइलम बनना शुरू होता है तो सबसे पहले प्रोटोजाइलम बनता है। जैसे ही प्रोटोजाइलम बन जाता है तो उसके बाद मेटाजाइलम बनता है। प्रोटोजाइलम में ऐसे छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं और यहाँ पर एक से बड़ा बड़ा ल्यूमेन वाला सेल दिख रहा है। इतना समझ में आया? अब ये कैसे डिपॉजिट होगा जाइलम में? जाइलम जब बन रहा है तो जाइलम में किस तरफ कौन सा वाला जाइलम अरेंज्ड है, प्रोटो किस तरफ अरेंज्ड है और मेटा किस तरफ अरेंज्ड है, उस पे ये 2 अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर मेटाजाइलम अंदर दिख रहा है और प्रोटोजाइलम बाहर दिख रहा है, प्रोटोजाइलम अगर बाहर दिख रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एनार्क। ठीक, और अगर प्रोटोजाइलम अंदर दिख रहा है पिथ के सेंटर में तो वो कहलाएगा एंडार्क। ये 2 कंसेप्ट है।
ठीक, एक बार सुनो और उसके बाद मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी। फर्स्ट और अर्लियर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज नोन एज प्रोटोजाइलम। जो सबसे पहले जाइलम बनता है वो प्रोटोजाइलम कहलाता है। एलिमेंट्स आर स्मॉलर इन डायमेंशन। एलिमेंट्स छोटे 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 रेड कलर के छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे जो हैं प्रोटोजाइलम, ये सबसे पहले बना था प्राइमरी जाइलम से। लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज नोन एज मेटाजाइलम। अब इसके बाद जो जाइलम बनेगा वो कहलाता है मेटाजाइलम, जो डायमेंशन में बड़ा होता है। ठीक, नोन एज मेटाजाइलम। एलिमेंट्स आर लार्जर इन डायमेंशन। हाँ, यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं, तो यहाँ बड़े बड़े एलिमेंट्स दिख रहे हैं। इतना तो समझ गए। अब ये जाइलम अरेंज कैसे है उस पे सुनो। अगर स्टेम में, मतलब बेसिकली स्टेम में ही ऐसा होता है, स्टेम में प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पिथ और सेंटर। मैंने बोला प्रोटोजाइलम अगर यहां पर सेंटर में है और मेटाजाइलम बाहर है, ठीक, प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पिथ और सेंटर एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, सच एन अरेंजमेंट ऑफ जाइलम इज कॉल्ड एंड आर्च। इसको क्या बोलते हैं? एंड आर्च बोलते हैं। ठीक, ये लिखा है एंड आर्च बोलते हैं। अगर पिथ के सेंटर पर प्रोटोजाइलम है तो एंड आर्च। ठीक, अच्छा, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसमें से मैं कुछ चीजें मिटा दे रही हूं जो आपको यूज नहीं होने वाली हैं अगली जो हम बात पढ़ने वाले हैं उसमें। हाँ, ठीक है, तो ये हम हटा देते हैं, बाकी लिखा रहने देते हैं। ठीक, अब देखो, अब इस स्लाइड को देखो। रूट्स में क्या होता है? प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ है, प्रोटोजाइलम कॉर्नर की तरफ है, ठीक है, और मेटाजाइलम पिथ की तरफ है। मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पिथ एट सेंटर, सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एक्सआर्च। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एक्सआर्च। ठीक है, ये एक्स आर्च, एक्स है, ये एक्स आर्च कहलाता है, ऐसा अरेंजमेंट। तो हमने जाइलम में 4 नई चीजें सीखी। देखो डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास में आपने जाइलम भी पढ़ा था, फ्लोएम भी पढ़ा था, सीव ट्यूब क्या होता है, सीव वेसल क्या होता है, पेरेन्काइमा क्या होता है, ये सब फाइबर स्क्लेरिड्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर हमने 4 नए कंसेप्ट पढ़े हैं। यहाँ 11th क्लास में हमने 4 नए कंसेप्ट पढ़े हैं जाइलम को लेकर, इसीलिए ये बात ध्यान से समझ जाना। होता यह है कि जब जाइलम बनता है तो सबसे पहले बनने वाला जाइलम छोटे छोटे एलिमेंट्स का बना होता है जिसको कहते हैं प्रोटोजाइलम। उसके बाद बनने वाला जाइलम बनता है बड़े बड़े एलिमेंट्स का जो कहलाता है मेटाजाइलम। जो क्या कहलाता है? मेटाजाइलम। ठीक, अब ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज होते हैं, इस अरेंजमेंट को हम एक्सआर्च और एंडार्च कहते हैं। एक्सआर्च होता है जब पेरिफेरी पर प्रोटोप्लाज्म है तो एक्सआर्च, और जब पेरिफेरी पे मेटाप्लाज्म है तो एंडार्च। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। अब देखो, जाइलम एलिमेंट्स फॉर्म्ड लेटर बाय द फेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बिया कॉन्स्टिट्यूट सेकेंडरी जाइलम। अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी है ना, ये मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे बनता है। बताया था ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे बनता है, ये वाला प्रोसेस ये मैंने आपको समझाया था। प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम, तो ये प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम यूज हो रहा है, अपन परमानेंट पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स का। फिर सेकेंडरी, जब सेकेंडरी परमानेंट यूज होगा तो वो इस तरीके का होगा। ये कहानी तो हम समझ चुके थे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जाइलम जो है वो कब बना है? फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से कंस्टिट्यूट सेकेंडरी जाइलम, उसमें सेकेंडरी जाइलम होता है। तो ये फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जिसको नहीं पता, मैं उनके लिए बता रही हूं। अगर हम एक ट्री के ट्रंक को बीच में से कट कर दें और ये वाला पोर्शन देखेंगे तो हमको बीच में, यहाँ बीच में जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज दिखते हैं। उनके पास में जो डिपोजिशन होता है, उनके पास में जो टिश्यू बनता है वही है सेंटर में बना हुआ फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। डिटेल में देखेंगे इसे थोड़ी देर बाद। अब हम बात करते हैं किस चीज की। हमने देखा कि जाइलम कैसे बना है, क्या क्या प्रोसेस से बना है, क्या अरेंजमेंट था। अब हम उसके 4 सेल्स की बात करेंगे। तो यहां पर आपको ये 4 सेल्स दिख रहे हैं। ठीक, किसके दिख रहे हैं 4 सेल्स? हमारे जाइलम के। ठीक, जाइलम में सबसे पहले हमें मिलता है ट्रैकीड का सेल। ट्रैकीड का सेल जो कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है। ठीक, अभी हम शेप देख रहे हैं। फिर हमको मिलता है वेसल का सेल जो कैसा होता है? थोड़ा सा ब्रॉड होता है। ठीक,
फिर हमको मिलता है जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा जो कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक। उसके बाद हमको मिलता है जाइलम फाइबर। अगर मैं ये जाइलम फाइबर ना भी बनाऊं तो आपको मालूम है कि जाइलम फाइबर जो है वो कैसा होता है, फाइबर की तरह इस तरीके का होता है, ठीक है। ये 4 शेप के सेल्स दिखते हैं। अब ट्रैकीड्स की अगर हम बात करें तो ट्रैकीड्स में क्या होता है, ट्रैकीड्स में हमको पिट मिलते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए ऐसे पोर्स दिखते हैं ऐसे बीच में, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस की इलोंगेटेड सेल होगा, टेपरिंग एंड होंगे जो नैरो हो रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे, और बॉर्डर्ड पिट प्रेजेंट होंगे। बॉर्डर पर पिट प्रेजेंट होना यानी कि बॉर्डर पर पोर जैसा पोर्शन प्रेजेंट है जहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके। इसके बाद यहाँ पर वेसल की अगर हम बात करें तो वेसल्स में भी पिट होते हैं, नहीं तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे होगा, हर जगह कैसे पहुंचेगा, तो इसमें भी पिट होते हैं, लेकिन इसके पिट जो है वो सिंपल है, कोई बॉर्डरली अरेंजमेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम पेरेन्काइमा में हमको क्या मिलेगा, प्रॉपर ऐसा साइटोप्लाज्म मिलेगा और बीच में न्यूक्लियस मिलेगा। कोई दिक्कत है, ठीक है। जाइलम फाइबर में क्या होगा, जाइलम फाइबर में भी सिंपल छोटे छोटे बीच में पिट्स देखने को मिलेंगे और बाकी पूरा ये सेल जो है वो फाइबर की तरह लंबा सेल होगा। इतना समझ में आ गया। अब अच्छा, इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या है मेन क्राइटेरिया। देखो, ट्रैकीड्स जो होता है वो कैसा होता है, इलोंगेटेड डेड सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड हैं और डेड सेल्स हैं, लिविंग नहीं है। अगर डेड सेल है तो डेफिनेटली हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। परमानेंट यानी कि डेड सेल, डेड सेल यानी कि डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, लिग्निन का डिपोजिशन यानी कि वॉल्स जो हैं वो थिक हो जाती हैं। तो टेपरिंग एंड्स होते हैं, टेपरिंग एंड का मतलब होता है नैरो एंड, टेपरिंग एंड का मतलब होता है नैरो एंड। देखो ये है टेपरिंग एंड, ठीक है, तो नैरो एंड होते हैं। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, प्रोटोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिवाइड ही नहीं करने वाला ना, मर चुका है। अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता तो हम बोलते लिविंग सेल है। तो ये तो कंसेप्चुअल है ना, इतना तो हमें मालूम है। मेन फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, सबसे ज्यादा मेन काम वाटर ट्रांसपोर्ट का कौन करने वाला है, ट्रैकीड्स करने वाला है। ट्रैकीड्स दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है, ठीक है, खत्म। अब मैं इस डायग्राम को हटा दे रही हूं, या चलो नहीं हटाती हूं, तुमको कंपेयर करने के लिए इजी रहेगा। अब हम बात करते हैं वेसल्स की। वेसल्स हमको कैसे दिख रहे हैं, सिलेंडर के शेप के दिख रहे हैं, सिलेंडर जैसे लॉन्ग सेल होगा, ट्यूब लाइक होगा, लिग्निफाइड वॉल्स इसकी भी होंगी, ठीक है, परमानेंट पढ़ रहे हैं ना, लिग्निफाइड वॉल्स होंगी। इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन, आपस में एक दूसरे से परफोरेशन के थ्रू, छेद के थ्रू इंटरकनेक्टेड रहेगा। अगर ये इसके नीचे का सेल है तो ये आपस में कनेक्ट कैसे होगा, परफोरेशन के थ्रू होगा। तो परफोरेशन देखने को मिलेगा तभी ट्रांसपोर्ट होगा। प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। अच्छा, अब जाइलम में भी एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट वाले जो थे, है ना, उनमें तो प्रेजेंट था, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट था, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट है, ठीक है। फिर जाइलम फाइबर कैसा होता है, हाईली थिकेंड वॉल्स होती हैं, सेप्टेट या एसेप्टेट होता है। अगर हम जाइलम फाइबर की बात करें इसकी, तो इसमें है ना ल्यूमन जो होता है अंदर का वो नैरो होता है, यानी अंदर की जो खाली जगह होती है वो नैरो होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ये सेल है तो इसमें बहुत मोटी मोटी आउटर लाइनिंग होती है, बहुत थिक लाइनिंग होती है, ल्यूमन छोटा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सेप्टेट भी हो सकता है और एसेप्टेट भी हो सकता है इसके अंदर इस तरीके से सेप्टा यानी कि थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो सकता है कि थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना भी हो। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा जो है ये अकेला, ध्यान से सुनना, ये अकेला ऐसा सेल है जिसके पास लिविंग कैरेक्टर है इन दी जाइलम, बाकी सारे तो लिग्निफाइड थे। तो ये लिविंग सेल है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी, यानी सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल होगी। इससे पहले सब में लिग्निन वाली सेल वॉल थी। इतना डिफरेंस याद रखना। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेल्स ऑफ द जाइलम। व्हाई? बिकॉज इट इज लिविंग एंड ऑल्सो इट कंटेन्स सेल्यूलोज इन इट्स लाइनिंग, ठीक है, वॉल में सेल्यूलोज है। सो इट इज लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स विद सेल्यूलोजिक सेल वॉल।
यानी कि सेल्यूलोज का डिपोजिशन है सेल वॉल में। स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिस। अब अच्छा, हमने प्लांट के कई सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल भी पढ़े हैं, जैसे रेजिन हो गया, गम हो गया, वैसा ही एक मटेरियल टैनिस होता है और उसको स्टोर करके रखना, फूड को स्टोर करके रखना काम होता है पेरेन्काइमा का। अगर फूड स्टोर नहीं किया होता तो फिर कैसे बाकी चीजों को खाना मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पेरेन्काइमेटस सेल। रेडियल कंडक्शन, बीच में से हर पार्ट में जाना, ठीक है, उसका काम कौन करेगा? यही करेगा, ठीक। तो उसको बोलते हैं रेडियल कंडक्शन फ्रॉम रे पेरेन्काइमेटस सेल, ठीक। दैट्स इट। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है उसकी टेंडेंसी कैसी होती है? फ्लोएम कैसा होता है? फ्लोएम इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज अ वैस्कुलर टिश्यू। एक तो वैस्कुलर टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू है, कंडक्ट कराएगा। क्या कंडक्ट कराएगा? तो फ्लोएम फूड कंडक्ट कराता है। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमने मिस कर दी वो क्या है कि ये जो जाइलम होता है इसमें से मूवमेंट जो होता है चीजों का वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल। अब इसका क्या मतलब है? मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल है। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये रूट्स हैं, ये स्टेम है, ये लीफ है, यहाँ हो सकता है कि कोई फ्लावर हो, थोड़ा बुरा बना है बट ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें वाटर को करना है ट्रांसपोर्ट। तो जब इसमें से वाटर ट्रांसपोर्ट होगा तो रूट में से अब्सॉर्ब होके ऊपर जाएगा, फिर स्टेम में से ऊपर जाएगा, फिर लीफ में से ऊपर चढ़ेगा, फिर फ्लावर में जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है? हमेशा हर बार वाटर नीचे से ऊपर जाता है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही होता है। लेकिन जब मैं फ्लोएम को पढ़ने जाती हूं तो मैंने ये देखा कि फ्लोएम में फूड, तो मैं आई विल यूज ब्लैक कलर सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू डिस्टिंग्विश। लीव्स में फूड यहां बन गया, अभी मैंने ये ब्लैक कलर का फूड बनाया है। तो ये फूड तो देखो ऊपर वाले पोर्शन में भी जाना है, प्लांट के नीचे वाले पोर्शन में भी जाना है, रूट के पोर्शन में भी जाना है, हो सकता है इससे बड़ी यहाँ पर कोई ब्रांच हो तो फूड को तो इसमें भी जाना है। तो बेसिकली फूड जहाँ बेचारी लीफ फूड बना रही है उसको तो हर जगह अपना फूड भेजना पड़ेगा, चाहे ऊपर भेजना हो, नीचे भेजना हो, प्लांट के हर पार्ट में भेजना पड़ेगा। इसीलिए फ्लोएम से होने वाला फ्लो मल्टी डायरेक्शनल होता है, जाइलम से होने वाला फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, टाइप्स देख लिए। अब फ्लोएम इज कंसर्न्ड विथ क्या लेके जाएगा? फूड। फ्लोएम इज कंसर्न्ड विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मेनली फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। लीव्स से फूड को अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का काम है फ्लोएम का, ठीक। इट इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें भी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है सीव ट्यूब, एक होता है कंपेनियन सेल, एक होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा, दूसरा होता है फ्लोएम फाइबर। वहां पे भी हमने 4 टाइप के सेल्स देखे थे, यहाँ पे भी 4 टाइप के सेल्स देखे। अरे तो भाई देखोगे ही ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही था कि बहुत सारे टाइप के सेल्स मिलके एक ही काम कर रहे हैं, ठीक। तो वहां पर भी 4 सेल्स देखे थे, यहां पर भी 4 सेल्स देखे। कौन कौन सा? सीव ट्यूब देखा, कंपेनियन सेल देखा, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इनके बारे में भी अलग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन सुनो, जो सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, लेकिन टेरिडोफाइट्स इन प्लेस ऑफ सीव ट्यूब्स, ठीक है। किसमें? जिम्नोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म की बात नहीं है, एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स ही हैं जो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जो सीव ट्यूब और एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में भी प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं इन प्लेस ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब की जगह पे सीव सेल्स प्रेजेंट है, बस इतना अंतर है। अब यहां पर आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये है फ्लोएम का डायग्राम, ठीक। तो फ्लोएम में आपको यहां पर पेरेन्काइमा का सेल दिख गया, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे इलोंगेटेड सेल्स दिख रहे हैं, इलोंगेटेड सेल्स दिख रहे हैं। और इलोंगेटेड सेल्स के बीच में, यहाँ पर बीच में ये कुछ प्लेट जैसा भी दिख रहा है, ठीक है। ये प्लेट जैसा भी दिख रहा है, ठीक। तो वो कनेक्शन बना के रख रहा है 2 सेल्स के बीच में, ठीक। हमने बोल दिया प्लाज्मोडेस्माटा। कंपेनियन सेल्स होते हैं और सीव ट्यूब्स होते हैं। कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, इसीलिए उसे कंपेनियन बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम एक एक सेल को ध्यान से पढ़ेंगे,
पहले एक चीज सुन लो, फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं, बास्ट फाइबर्स आर स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स फाउंड इन फ्लोएम। बास्ट फाइबर्स जो होते हैं या फ्लोएम फाइबर्स जिनको बोलते हैं, एक ही चीज है ना। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, अगर बास्ट फाइबर आ जाता है तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है। हम ऊपर अभी फ्लोएम फाइबर डिस्कस करने वाले हैं ना, ये लिखा है फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होते हैं, अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो ये फ्लोएम फाइबर और बास्ट फाइबर एक ही चीज है, नाम एक ही है दोनों का। दे आर स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। ये कौन से सेल का बना हुआ है? ये स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स का बना हुआ है। स्क्लेरेनकाइमा में हमने पढ़ा था ना, दो टाइप के होते हैं, ट्रैकीड्स और वो पढ़ा था फाइबर्स। तो ये दोनों जो हैं स्क्लेरेनकाइमा वाले सेल से बना हुआ होता है फ्लोएम फाइबर, आर फाउंड इन फ्लोएम। ठीक, अब एक चीज हम इतना जब पढ़ ही चुके हैं तो मैं एक चीज आपको दोबारा से बता देती हूँ। वो क्या है कि हमने देखो, हमने अलग अलग टाइप के सेल्स देखे। हमने बोला कि ये सिंपल है, ये परमानेंट है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये मेरिस्टम है। हमने n नंबर ऑफ चीजें पढ़ी, लेकिन हर बार आपने एक चीज ध्यान दी कि जो मेरिस्टम से बनने वाले सेल्स थे ना, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये वही हैं जो स्पेशलाइज्ड होके कॉम्प्लेक्स बन गए। तो कहानी चालू वहीं से हुई थी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम और उनके परमानेंट मेरिस्टम बताने का मेरा सिर्फ यही पर्पस था। ठीक, अब देखो फ्लोएम एलिमेंट्स जो होते हैं फॉर्म्ड इन द प्राइमरी प्लांट बॉडी, वहां पर हमने क्या पढ़ा था? वहां पर हमने मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम पढ़ा था। यहाँ पर प्रोकेम्बियम से बनने वाला होता है क्या? प्रोटोफ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड इन द प्राइमरी प्लांट बॉडी बाय प्रोकेम्बियम। कौन बना रहा है? प्रोकेम्बियम, वही जो पहले एम्ब्रियोनिक सेल स्टेज वाला। कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी फ्लोएम, उसके पास प्राइमरी फ्लोएम बनता है। फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम इज नोन एज प्रोटोफ्लोएम। जो प्राइमरी फ्लोएम सबसे पहले बना वो प्रोटोफ्लोएम। प्रोटो का मतलब ही होता है फर्स्ट, प्रोटो का मतलब ही होता है फर्स्ट, इसीलिए वो प्रोटोजाइलम था और ये प्रोटोफ्लोएम है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और मेटा जो है वो बाद में आता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स, जिसमें सिर्फ पतली पतली नैरो सीव ट्यूब्स हुआ करती थी। उसके बाद लेटर ऑन प्राइमरी फ्लोएम बन गया तो वो कहलाया मेटाफ्लोएम। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम। Getting it? Okay. And it consists of larger sieve tube. जो सबसे पहले बना था उसमें पतले पतले sieve tube, उसके बाद जो बना उसमें मोटे मोटे बड़े बड़े sieve tubes थे। Phloem elements formed later at the fascicular interfascicular constitute secondary phloem। और वहां पर जो बीच में phloem present है, एक ट्रंक के बीच में जब phloem present है तो वो क्या है? वो है हमारा secondary phloem। इतना समझ में आया? अच्छा, अब हमने ये देखा कि इसमें अलग अलग टाइप के सेल्स थे। तो सबसे पहला टाइप हमें मिला था सीव ट्यूब। सीव ट्यूब कैसा होता है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसा होगा? देखो, अच्छा यहां पर है ना, ये है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब कैसा है? ये वाला, ये सीव ट्यूब है, इतना बड़ा। ठीक है, तो ये सीव ट्यूब्स लॉन्ग होते हैं, ट्यूब के जैसे होते हैं। अगर मैं इस पेन का ऊपर का और नीचे का पोर्शन खोल दूं तो ये एक सीव ट्यूब जैसा सेल है। तो ये सीव ट्यूब लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक होता है, और इसके पास आसपास इसको पकड़ के रखने के लिए कंपेनियन सेल्स होते हैं। देखो ये कंपेनियन सेल्स बने। अगर ये सीव ट्यूब है तो इसके पास यहाँ पर जो है वो कौन है? कंपेनियन सेल्स जो पास में प्रेजेंट है। ठीक, तो हमें ये मालूम है कि सीव ट्यूब बिना कंपेनियन सेल के काम ही नहीं करता। एंड वॉल्स आर परफोरेटेड टू फॉर्म सीव प्लेट्स। अब इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं, ठीक है, इसमें है सीव प्लेट। देखो पहले डायग्राम में देख लो, एंड वॉल्स में यहाँ पर ये इसकी एंड वॉल्स हैं, इसमें परफोरेशन है जिससे मटेरियल फ्लो कर सके, और ये परफोरेशन कहलाता है सीव प्लेट। ठीक, ये परफोरेशन क्या कहलाता है? सीव प्लेट। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म लार्ज वैक्यूल लैक्स न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एकदम दीवार से चिपका हुआ है, साइटोप्लाज्म एकदम दीवार से चिपका हुआ है। और क्यों चिपकेगा? क्योंकि बहुत बड़ा वैक्यूल जो है वो बीच में प्लेस ले लेता है, और न्यूक्लियस जो है वो है ही नहीं, डिवाइड नहीं करेगा। कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल टेक्स प्लेस, और काम क्या करने वाला है? फूड मटेरियल को ट्रांसफर करेगा, कंडक्ट करवाएगा। कंपेनियन सेल्स कैसे होते हैं? ये आस पड़ोस के नेबरिंग सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट, जो हमेशा सीव ट्यूब एलिमेंट के पास में ही रहते हैं।
ठीक, वो होते हैं कंपेनियन सेल्स, कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स, और बीच बीच में कुछ छेद होते हैं जिनसे ये कनेक्टेड रहते हैं। जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो बीच बीच में यहाँ पर पिट्स होंगे जिससे ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। और मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट की क्या जरूरत है? फूड को देखो मल्टी डायरेक्शनल फ्लो करना है। अगर हमेशा पानी नीचे से आता था और ऊपर की तरफ जाता था तो एक प्रेशर अपने आप बन रहा था, लेकिन हर डायरेक्शन में जाने के लिए प्रॉपर प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए जो प्रोवाइड करेगा कंपेनियन सेल। इतना समझ में आ गया? गुड। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा की। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे होते हैं? वो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ना, एक बार ये स्ट्रक्चर देखो बीच में यहां पर कुछ ऐसे शेप के सेल्स हैं, ठीक। तो इनको हमने क्या बोला? इनको हमने बोला कंपेनियन सेल्स। ये इस तरीके से प्रेजेंट है। देखो अगर आप यहां पर देखोगे तो कंपेनियन सेल्स ये हैं, ये वाले जो हैं ये कंपेनियन सेल हैं। कंपेनियन सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? ये प्रोवाइड करेंगे सीव ट्यूब को। इनके बीच में ये सीव ट्यूब है, ठीक है। अब ये अगर मान लो दो सेल्स हैं, ठीक, इनके सीव ट्यूब के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है जो बनाती है सीव प्लेट, और ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करा देता है, ठीक है। इसके बाद बाहर के पोर्शन में यहां पर है ना, मैंने एक एक ही सेल बनाया है, ये बात ध्यान रखना। यहां पर कनेक्टेड कुछ और भी सेल्स हैं, ठीक। ये जो सेल्स बाहर की तरफ आपको दिख रहे हैं यही फ्लोएम पैरेन्काइमा के सेल्स हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो ये कैसे हैं? इलोंगेटेड है, टेपरिंग है, सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो डेंस है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। क्या काम करता है? फूड स्टोर करता है, और पिछले बार की तरह वो टेनिन को रख रहा था, इसने लेटेक्स रेजिन को रखा है। तो इट स्टोर्स अदर मटेरियल लाइक म्यूसिलेज, लेटेक्स और रेजिन। ये सब क्या है? ये सब प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट है मतलब, ठीक। फिर हम अगर फ्लोएम फाइबर की बात करें तो फ्लोएम फाइबर कुछ ऐसा फाइबर जैसा स्ट्रक्चर दिखता है फाउंड इन सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम है ना, वो प्राइमरी वाला पहले बन गया था, फिर डिफरेंशिएशन हुआ, डी डिफरेंशिएशन हुआ, फिर सेकेंडरी बना। तो सेकेंडरी जाइलम जब बनता है मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, उस दौरान बनने वाले स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स अरेंज हो जाते हैं और फ्लोएम फाइबर बना देते हैं। मैच्योरिटी पर ये डेड हो जाते हैं। जैसे ही मैच्योरिटी आती है दीस सेल्स बिकम डेड। मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू काम होता है इनका, यानी कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे और सॉफ्ट टिश्यूज जो है उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो जहां पे भी खाली जगह होगी वहां भर दिया इनको, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दी फ्लोएम। यहां पर हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट किया है क्विक रिवीजन का। इस चैप्टर के ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आज आपको पढ़ाए ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, जिसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट आपने अपने प्रीवियस 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर में पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा हमने उसका एडवांस लेवल किया है, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ के प्रॉपर तैयारी करके आना। अगले वाले सेशन में हम इसी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन था जहां पर हमने जाना कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसे कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे कैसे सेल्स टिश्यूज बनाते हैं। क्लियर? तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, पसंद आ गई होंगी, आप सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाए होंगे जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोस में भी किया है। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है इन वीडियोस तक पहुंचने के लिए तो आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए ये जो सारे सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, बुक वाइज वीडियोस हैं इनको अरेंज करा है। दो और जगह, एक है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और दूसरा क्या है, हमारी ऐप जो अवेलेबल है प्ले स्टोर पर मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। और जो हमारा वेबसाइट है इट इज www.magnetbrains.com। आप उस वेबसाइट को लिखो, सर्च बार में टाइप करो तो आपके सामने ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का। वहां पर ऑप्शन आएगा टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करने का, तो वहां आप जो भी कोर्स पढ़ना चाहते हैं, जिस क्लास का पढ़ना चाहते हैं उसको ढूंढ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में जाओगे सारी चीजें इंग्लिश मीडियम की मिल जाएंगी, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, लाइकवाइज सारी चीज प्रॉपर्ली मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम में अगर आपको NCERT एग्जाम्पलर पढ़ना है तो उस पर क्लिक करिए, वहां पर सारे NCERT एग्जाम्पलर अलग अलग क्लासेस, अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे। आपको बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी पर जाकर वॉच नाउ कीजिए। वॉच नाउ पर क्लिक करने से बायोलॉजी का पेज ओपन हो जाएगा जहां पर मेरी इमेज दिखेगी। यहाँ पर आपको कोर्स के अंदर क्या क्या है वो दिख जाएगा। फिर नीचे लिखा हुआ है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर चैप्टर वाइज वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे।
तो आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ सकते हैं। उसमें अगर आप वॉच नाउ करोगे तो इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले होने लगेगा। उम्मीद करती हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर आ गई हैं तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। शेयर जरूर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ, so that we can access to this beautiful platform of Magnet Brains, which provides 100% free education for the kindergarten to class 12 students. मैं मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।